यार पहले के ज़माने में जब हमारे पास कुछ नहीं था तो जंगल थे। हमने जंगल से लकड़ियां लाई और आग जलाई। हमें प्यास लगी तो हम आसपास की नदी से गए, पानी लेकर आए। हमें भूख लगी तो हम लोगों ने क्रॉप्स उगाना स्टार्ट किया। ऐसे करते 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 जब आज तुम अपने घर से स्कूल जाते हो तो तुमको देखने को मिलता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अच्छे अच्छे रोड। प्लेग्राउंड में जाते हो तो अलग अलग टाइप की तुम्हें मिट्टियां देखने को मिलती है। गाँव जाते हो तो अलग टाइप का मिट्टी का टेक्सचर देखने को मिलता है। ये सारी चीजें क्या है? क्या हम इन्हें रिसोर्स कह सकते हैं? अगर ये रिसोर्स हैं तो इनको क्लासिफाई कैसे किया जाएगा? और सॉइल कैसे होती हैं? अलग अलग जगह जाओ तो अलग अलग टाइप देखने को मिलते हैं। भाई अब ये सारी चीजें हैं क्या? इन्हीं सब चीजों को हम लोग इस चैप्टर में एकदम अच्छे से समझ रहे होंगे। और सारे प्रीवियस क्वेश्चन, सारे ऐसे क्वेश्चन जिसमें तुम्हारे एग्जाम में आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो सारे हम लोग अच्छे से निपटा रहे होंगे। तो बस यार चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को देखते रहो। तो क्या हाल पढ़ ले गैंग, दिस इज योर एजुकेटर नरेंद्र पाठक। और आज के इस वीडियो में हम लोग तुम्हारा ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट अच्छे से निपटा रहे होंगे। देखो यार, जो अपना क्लास 10th है ना, ये सोशल साइंस के मामले में काफी प्रैक्टिकल हो गया। इकोनॉमिक्स भी हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पैसे के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि पैसा वर्क कैसे करता है, हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसे वर्क करती है। हम लोग सोशल साइंस में पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी इंटरेक्ट कैसे करती है लोगों से, डेमोक्रेसी कैसे एक दूसरे के साथ हमसे कनेक्ट कैसे हो पाती है। तो मतलब अभी हम लोग सोशल साइंस में जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो सब प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, वो सब हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस बार ज्योग्राफी, इस साल की ज्योग्राफी में जो तुम टॉपिक पढ़ रहे होगे वो सारे टॉपिक तुम्हारी लाइफ से कनेक्टेड रहेंगे। इस बार के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, इस बार के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भाई वाटर कैसा रिसोर्स है, रिसोर्स क्या होता है, हम लोग उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इंडस्ट्रीज कैसे वर्क करती हैं, इंडस्ट्रीज बनाती कैसे हैं सामान। ये सारी चीजें हम लोग इस क्लास में पढ़ रहे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत सी जर्नी को। यार ज्योग्राफी अगर अच्छे से पढ़ो ना, बहुत आसान है, एकदम मुश्किल नहीं है, बस अच्छे से पढ़ाई नहीं जाती है। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपना ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब भैया डेवलपमेंट का तो मतलब थोड़ा बहुत पता है हम लोग को, बट ये नहीं पता है कि रिसोर्स क्या होता है। तो यार देखो, सारी चीजें जो तुम्हारे नीड को सेटिस्फाई कर रही हैं वो है रिसोर्स। ये क्या मतलब भैया, इसका मतलब क्या है? तो देखो यार, जब तुम लोग जा रहे हो, घर से बाहर निकलते हो, तुम्हें पेड़ पर सेब मिल गया जो न्यूटन चाचा के सर पे गिरा। तो सेब क्या है? एक रिसोर्स है। पेड़ क्या है? एक रिसोर्स है। तुम आसपास ऐसे इंसानों को देखते हो जो वर्क कर रहे हैं, तुम्हारे लिए वर्क कर रहे हैं। तुम्हारे पापा घर से जा रहे हैं ऑफिस में वर्क करने के लिए कि पैसे अर्न हो। तो मनी क्या है? एक रिसोर्स है, वो तुम्हारी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही तुम्हारे दोस्त क्या है? वो भी एक फॉर्म ऑफ रिसोर्स है। तो ऐसी चीज जो तुम्हारी नीड को फुलफिल कर रहा हो, जो नीड को सेटिस्फाई कर रहा हो, वो सारी चीजें होती हैं रिसोर्स। एनीथिंग which is available in our environment which fulfills and satisfies our need is a resource। अब इतना तो बेसिक नॉलेज है, ठीक है। एग्जाम में नंबर लेने के लिए जब ये 3 नंबर में तुम्हें पूछा जाएगा बताओ व्हाट इज रिसोर्स और उसके टाइप्स बताओ, तो तुम्हें इतनी छोटी सी डेफिनेशन लिखने से काम नहीं चलेगा। हमारे एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ में ही हम लोगों को एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन दी गई। तो देखते हैं वो क्या बता रही है। हमारा जो ये था ना बेसिक नीड को सेटिस्फाई करने वाला, ये तो डेफिनेशन सही है। इसके नीचे क्या है? Provided it is technologically accessible, culturally acceptable and economically feasible। इसका मतलब क्या है भैया, इतना हार्ड इंग्लिश? तो चलो एक एक करके समझते हैं। देखो, कोई भी रिसोर्स हम लोग तब कंसिडर करेंगे कि वो रिसोर्स है जब वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। जैसे काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते। जैसे मान लो हम लोग को H2O पता है ना, पानी, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए। हाइड्रोजन में काफी सारी एनर्जी होती है, हाइड्रोजन बॉम्ब्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं और बहुत ही ज्यादा एनर्जी अपने आप से निकालते हैं उनमें रिएक्शंस करवा के। बट इतनी सारी एनर्जी होने के बाद भी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई है कि उससे हम अपनी बाइक स्टार्ट कर पाए, उससे बाइक चला पाए। तो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है कि हम लोग हाइड्रोजन का इस्तेमाल अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कर पाए। तो वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है नहीं, अभी तक तो नहीं। ऐसे ही पानी हमारे पास अर्थ पे बहुत ज्यादा है, फिर भी हम लोग कहते रहते हैं कि पानी बचाओ पानी बचाओ, वाटर स्कैरसिटी हो रही है। क्यों? क्योंकि वो पानी पीने लायक नहीं है, वो पानी सैलिन वाटर है, वहां पर नमक मिला हुआ है और काफी सारी चीजें उसमें मिली हुई है। अब उसको फिल्टर आउट करके नॉर्मल फ्रेश वाटर बनाया जा सकता है, बट
उसको बनाने में बहुत ही पैसा लगता है, वो मशीन्स काफी पैसे कंज्यूम करती हैं। इसी वजह से अभी हम लोग पानी नहीं बना पा रहे हैं, फ्रेश वाटर ओशन से डायरेक्टली निकाल कर नहीं पी पा रहे हैं। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है उसके लिए, बट वो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है, उसमें पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे, तो उसे एज अ रिसोर्स नहीं कह पाएंगे। ऐसे ही बॉम्ब जो ऐसे तबाह कर देता है हिरोशिमा नागासाकी जैसे शहरों को, उसको भी हम लोग रिसोर्स थोड़े कह पाएंगे, क्योंकि वो हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है, वो उससे हेल्प नहीं कर रहा है, वो उसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसी चीजें जिनको यूज करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास हो, ऐसी चीजें जो हमारे जेब के लिए भी थोड़ी अच्छी हो, ज्यादा पैसा खर्चा ना हो, ऐसी चीजें जो हमारे कल्चर एक्सेप्ट करे, ये तीनों चीजें जिस रिसोर्स के पास होगी हम उसे ही बस रिसोर्स कंसिडर करेंगे। तो प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब इसको याद करने का क्या ट्रिक है भैया? तो देखो यार, इसको तुम लोग याद कर सकते हो टकैफ से, TACAEF, टकैफ। तो मतलब अपनी नॉर्मल डेफिनेशन कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच सेटिस्फाई आवर नीड इज अ रिसोर्स प्रोवाइडेड टकैफ, मतलब टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल एंड इकोनॉमिकली फीजिबल। तो चलो, इससे तो याद हो गया। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। अब यार, जो हमारी एनसीईआरटी है ना, जब वो हम लोगों को रिसोर्स के नाम का चैप्टर दे रही है, तो हम लोगों से क्लासिफिकेशन तो करवाएगी कि भाई इसको हम लोग इतने टाइप में भी डिवाइड कर सकते हैं, ये इस टाइप का होता है। तो हमारे एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में ही हम लोगों को क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, जिसमें रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं वो हम लोगों को बताया गया। ठीक है, तो आओ उसको देखते हैं। अब देखो यार, हम रिसोर्सेस को 4 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि भाई वो रिसोर्स जिंदा है कि नहीं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे हम लोग 2 टाइप में अपने रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। तो ऐसी चीजें, ऐसे रिसोर्सेज जो जिंदा हैं, वो हो जाएंगे अपने बायोटिक रिसोर्स, जैसे पेड़ पौधे और जानवर वगैरह, तो वो भी तो एक रिसोर्स ही है हमारे लिए, तो वो बायोटिक रिसोर्स का एग्जाम्पल हो जाएंगे। एबायोटिक का क्या है? तो जो हमारे पास मिनरल्स हैं, जो पहाड़ है, लकड़ियां हैं, ये सारी एबायोटिक रिसोर्स का एग्जांपल हो। एक टाइप का तो क्लासिफिकेशन हो गया। हम लोग एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पर भी अपने रिसोर्सेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब देखो, अगर मैं एग्जॉस्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो एक ऐसी चीज होगी जो एग्जॉस्ट होगी, और एक टाइप का ऐसा रिसोर्स होगा जो एग्जॉस्ट नहीं होगा। अब जो चीज एग्जॉस्ट नहीं हो रही है, मतलब कि वो किसी तरीके से रिन्यू हो रही है। अगर कोई चीज खत्म नहीं हो रही है, मतलब कि वो अपने आप को जनरेट कर रही है, वो चीज जनरेट हो रही है। और अगर कोई चीज खत्म हो जा रही है, इसको क्या कहेंगे कि वो रिन्यू नहीं हो रही है, वो चीज दोबारा बन नहीं रही है, एक ही बार है, वो खत्म हो जा रही है। तो इसी वजह से हम लोग जब एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पर हम लोग क्लासिफाई करते हैं रिसोर्सेज को, तो 2 टाइप में करते हैं। वो है पहला रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो रिन्यू हो जाते हैं, जैसे अपनी सनलाइट है। गर्मियों में तो भाई इतनी रिन्यू होती है, क्या बताऊं। सालों भर हम लोगों को दिन में धूप देखने को मिलती है ना, प्रोवाइडेड 2-4 दिन मगर बारिश हो रही हो, तो भाई यार इस बार बारिश भी नहीं हो रही। तो हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारे रिसोर्स है, जो हमारा सनलाइट है, वो रोज रिन्यू हो रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा है, वो सालों से रोज हमारे पास सनलाइट अवेलेबल है। तो वो क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर भी हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि सर ये तो सब लोग कहते हैं कि वाटर खत्म हो रहा है। तो यार, वाटर हमारे पास जितना था अर्थ में वो उतना ही है। वाटर हमारा वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से होकर वापस रिन्यू हो जाता है, बट क्योंकि हमारी अब आबादी इतनी बढ़ चुकी है, देश में इतना ज्यादा वाटर कंज्यूम किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, कि वो जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वो पूरा होने से पहले ही हम पानी खत्म कर देते हैं। बट वाटर कोर लेवल पर रिन्यूएबल रिसोर्स है। ऐसे ही विंड एनर्जी हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है। एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर में हमेशा हम लोगों को वेव्स के थ्रू हवाएं चलते हुए देखने को मिल जाती हैं। वो हर साल चलती हैं और रिन्यू अपने आप को करती रहती हैं, वो ऐसा नहीं है कि कभी खत्म होंगी। वहीं अगर हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें, तो एकदम क्लासिक एग्जांपल है अपना फॉसिल फ्यूल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम हो गए, फिर नेचुरल गैसेज हो गई, ये सब एक लिमिटेड अमाउंट में ही है हमारे पास, उससे ज्यादा हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी चीजें, ऐसे रिसोर्स जो खत्म हो जाएं, एग्जॉस्ट हो जाएं,
मतलब जो नॉन रिन्यूएबल हैं उन्हें हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे, और ऐसी चीजें जो रिन्यू हो जाएं वो रिन्यूएबल रिसोर्स हो जाएंगी। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप भी हम लोग रिसोर्सेस को 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में पहला है हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स जैसा नाम बता रहा है, तो ऐसी चीजें जो इंडिविजुअली ओन की जाती हैं। तुम्हारा घर हो गया, तुम्हारा बैकपैक हो गया, तुम्हारी बुक्स हो गई, ये सब क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्स है, ये तुम्हारा है और कोई इसको नहीं ले सकता है। दूसरा कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, जो कम्युनिटी का है। अब कम्युनिटी का क्या होता है भैया? तो ऐसी चीजें जो कम्युनिटी के लिए बनाई जाती हैं, लाइब्रेरी, म्यूजियम्स, पार्क्स, ये सब कम्युनिटी रिसोर्स का एग्जांपल है जो हमारे पब्लिक के लिए बनाई गई हैं, हमारे पब्लिक को बिलोंग करती हैं, वो किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं। थर्ड नेशनल रिसोर्स। अब नेशनल रिसोर्स क्या है? तो नेशन की बाउंड्री के अंदर जितना भी सामान है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो सारे नेशनल रिसोर्स होते हैं। गवर्नमेंट जब चाहे तब तुम्हारे इंडिविजुअल रिसोर्सेज को ले सकती है। चीटिंग 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 करता है तू। जैसे अभी बुलेट ट्रेन बन रही है, तो उसके जहां तक ट्रैक्स जाएंगे वहां तक की जितनी भी जमीनें होंगी, भले ही इंडिविजुअल की हो, बट क्योंकि वो नेशन के बाउंड्री के अंदर है और क्योंकि गवर्नमेंट को काम करवाना है, लोगों के लिए काम करवाना है, तो गवर्नमेंट उसके राइट्स ले लेगी। तो वो एट द एंड ऑफ द डे हमारे नेशन के डेवलपमेंट में काम आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेशन के बाउंड्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हमारे नेशनल रिसोर्स कहलाए जाएंगे। तो यार ओशन की बाउंड्रीज देख लेते हैं, जिसमें तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी। तो जो कंट्री है, उस कंट्री की बेस लाइन से ओशन में 12 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी, जो उसके अंदर का जितना भी एरिया रहता है वो उस कंट्री का रहता है, ठीक है। इसके बाद भी कंट्री की बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी उस कंट्री के लिए रिजर्व रहती है। वो उस कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहता है। मतलब कंट्री चाहे तो वहां से एक्सट्रैक्शन कर सकती है, पेट्रोलियम वगैरह निकाल सकती है। तो यहां पर जो हमारे कंट्री का 200 नॉटिकल माइल तक का इलाका है वो एक कंट्री के लिए रिजर्व रहता है, वो उस कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहता है। मतलब कंट्री चाहे तो वहां से एक्सट्रैक्शन कर सकती है, पेट्रोलियम वगैरह निकाल सकती है। तो यहां पर जो हमारे कंट्री का 200 नॉटिकल माइल तक का इलाका है वो एक कंट्री के लिए रिजर्व रहता है। वहां पर कोई भी अगर दूसरी कंट्री की सबमरीन बिना उनके परमिशन के एंटर नहीं कर सकती। अब इसके बाद 200 नॉटिकल माइल के बाहर का जितना भी इलाका है, अगर कुछ समंदर बच जाता है, जो कि हमारा समंदर बहुत बड़ा है, बहुत सारा समंदर बचता है, वो होता है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स। तो यहीं से आता है हमारा 4th पॉइंट, जो कि है इंटरनेशनल रिसोर्स। तो इंटरनेशनल रिसोर्स में यार काफी चीजें आती हैं। जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर का जो हमारा ओशन है, जिसे हाई सीज कहा जाता है, वो इंटरनेशनल रिसोर्स होता है। अंटार्कटिका की बर्फ जो इतना सारा है, जो कोई कंट्री ओन नहीं करती, वो इंटरनेशनल रिसोर्स है। एटमॉस्फेयर इंटरनेशनल रिसोर्स है हमारा। क्लाइमेट इंटरनेशनल रिसोर्स है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, हमारा इंटरनेट भी इंटरनेशनल रिसोर्स है। अब यार एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तुम लोग को बताता हूं कि जो तुम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हो ना, वो कोई सैटेलाइट के थ्रू नहीं होता, जो हम लोग सोचते हैं कि सैटेलाइट के थ्रू सारी चीजें आए जा रही हैं, बल्कि भाई वो तो पानी के नीचे है। जो हमारा इंटरनेट है वो कैसे बना हुआ है? बड़ी बड़ी केबल्स पूरे हमारा जो ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनको मिला रही हैं। मतलब अमेरिका से अफ्रीका तक समुद्र के नीचे बड़ी बड़ी केबल्स बिछाए गए हैं जो डेटा को ट्रांसफर करते हैं। फिर उस कंट्री में जाकर फिर टावर्स वगैरह के थ्रू तुम लोग उसको एक्सेस कर पाते हो। तो एट कोर लेवल जो तुम्हारा इंटरनेट है वो तारों के नीचे से ही आ रहा है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, मुझे लगता है इसको तुम लोग पढ़ सकते हो, उससे तुम लोग को और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये थे हमारे यार ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के रिसोर्स। क्या क्या? इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। अब हम लोग रिसोर्सेस को एक और टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें हम लोग 4 टाइप में अपने रिसोर्सेस को क्लासिफाई करते हैं। पहला, पोटेंशियल रिसोर्सेस। पोटेंशियल रिसोर्सेस क्या होते हैं? तो ऐसे रिसोर्सेस जिनमें पोटेंशियल हैं कि ये हमारा नीड फुलफिल कर सकते हैं, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट अभी हमने उतने अच्छे इंस्टीट्यूशन नहीं बनाए हैं, अभी हमारे पास उतनी तगड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग उनका पूरा इस्तेमाल कर पाए। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट।
रेगिस्तानों में यार कितनी अमाउंट ऑफ सनलाइट हम लोग को रोज देखने को मिलती है, जो पड़ती है, धूप इतनी ज्यादा पड़ती है रेगिस्तानों में और हर जगह पड़ती है। बट क्या हम लोग उसका यूज कर पा रहे हैं? हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है कि इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है उससे, बट क्या हम लोग फुल पोटेंशियल पर उसका यूज कर पा रहे हैं? सनलाइट के पास तो पोटेंशियल है कि वो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी कर ले, बट हम ही लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। कहां बिछे हैं रेगिस्तानों में बड़े बड़े सोलर पैनल्स? तो पोटेंशियल होने के बावजूद हम लोग उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनमें पोटेंशियल है, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से या फिर इंस्टीट्यूशंस की कमी की वजह से हम लोग उनको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से वो पोटेंशियल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स क्या होता है? तो जैसा नाम बता रहा है, इसको यूज करने के लिए हम लोगों ने अच्छे खासे इंस्टीट्यूशन भी बना रखे हैं और हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी है। जैसे पेट्रोल, हमें टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है कि भाई पेट्रोल को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, उसको कैसे रिफाइन करना है, तुम्हारी गड्डी में कैसे डालना है और तुम्हारी गड्डी इससे स्टार्ट कैसे हो जाएगी, ये सब हम लोगों ने डेवलप कर रखा है। एक प्रॉपर चैनल से इंस्टीट्यूशन भी बना रखे हैं कि पेट्रोल पंप है, तुम लोग जाके गाड़ी में तेल भरवा सकते हो और फिर सीमलेसली उसका यूज कर सकते हो। तो ऐसे रिसोर्सेज जो फुल्ली डेवलप्ड हो चुके हैं यूज के लिए और एक तरीके से कहें एग्जॉस्टेबिलिटी के लिए, उन सब रिसोर्सेज को हम लोग कहेंगे डेवलप्ड रिसोर्स। इसके बाद एक और तरीके से हम लोग रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि है स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक रिसोर्स जैसा नाम बता रहा है, ये स्टॉक में है। जैसे तुम लोग शोरूम में देखते हो तो कोई सामान अगर खत्म हो जाता है तो उस दुकान का मालिक नहीं कहता कि स्टॉक से मंगवाना पड़ेगा, स्टॉक में रखा हुआ है। तो स्टॉक मतलब क्या होता है? जो हमारे पास रखा हुआ है। ऐसे रिसोर्सेज जो स्टॉक में हमारे पास हैं, पर अभी हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग उसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। जैसे मैंने तुम लोग को हाइड्रोजन वाला एग्जांपल दिया था ना, कि हाइड्रोजन से हम लोग एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में उसकी एनर्जी का इस्तेमाल कर पाए। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनका इस्तेमाल तो किया जा सकता है, जिनमें पोटेंशियल तो है, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि हम लोग उसका अच्छे से यूज कर पाए, वो सब हो जाएंगे हमारे स्टॉक रिसोर्स। अब इसको ना कंफ्यूज मत करना पोटेंशियल रिसोर्स से। स्टॉक रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिनके पास जिनको यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है और हमने इंस्टीट्यूशन भी सेटअप नहीं कर रखे हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है फर्स्ट प्लेस। और पोटेंशियल रिसोर्स क्या है कि हमारे पास उनको यूज करने की टेक्नोलॉजी तो आ गई है थोड़ी बहुत, बट हम उसको पूरी तरीके से यूज कर नहीं पा रहे हैं। जैसे सनलाइट वाला एग्जांपल था। स्टॉक रिसोर्सेज में क्या एग्जांपल हो जाएगा? स्टॉक रिसोर्सेज में हमारे पास हाइड्रोजन उसका एक अच्छा एग्जांपल है, यूरेनियम अच्छा एग्जांपल है। यूरेनियम का इस्तेमाल बस हम लोग बम बनाने में कर रहे हैं, उससे एनर्जी भी अच्छी खासी हम लोग जनरेट कर सकते हैं, बट अभी डे टू डे लाइफ में हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसका अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। रिजर्व रिसोर्स, अब ये हमारा फोर्थ टाइप ऑफ रिसोर्स है। ये क्या है भैया? तो अब तक जो हम लोगों ने तीन पढ़े, पोटेंशियल, डेवलप और स्टॉक, तो रिजर्व भी हमारा वैसे टाइप का रिसोर्स है। मतलब जैसा नाम बता रहा है रिजर्व, तो ये रखा हुआ रिसोर्स है। जो हमारा स्टॉक रिसोर्स है जिसका हम लोग अभी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, उसी का ही एक ये सबसेट है कि ये रिसोर्सेज हमें पता है कि ये हैं, बट हम अभी उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसको इस्तेमाल करने में पैसा भी ज्यादा लगेगा, इकोनॉमिकली वो फीजिबल भी नहीं है उनका इस्तेमाल करना, और वो इस्तेमाल करने में काफी झंझट वगैरह है। जैसे कि जो तुम्हारा पेट्रोलियम है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो हमारे इंडिया में भी काफी ऐसी जगह हैं जहां पर जमीन के नीचे पेट्रोलियम हम लोगों को मिल सकता है, बट उसके लिए हमें उसे खुदवाना पड़ेगा, फिर रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर वहां से पेट्रोलियम निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। तो ऐसी सारी चीजें जो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं, हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है बट इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है उन्हें निकालना, अभी हम लोगों ने उन्हें रिजर्व रखा हुआ है फ्यूचर के लिए, तो उन रिसोर्सेज को हम लोग रिजर्व रिसोर्स कहते हैं। तो इन चार टाइप में भी हम लोग अपने रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब यार ये जो क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन है ना, जो अभी ये चारों टाइप्स मैंने बताया कि किस किस बेसिस पे हम लोग रिसोर्सेज को किस किस टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, वो तुम्हारे पुराने एनसीईआरटीज में, तुम्हारे पहले के सिलेबस में अच्छा खासा दिया हुआ था। एक प्रॉपर पेज था जिनमें इनकी प्रॉपर डेफिनेशन, इनके एग्जांपल, ये सारी चीजें थी, बट अभी तुम्हारी लेटेस्ट एनसीईआरटी में वो पूरा हटा दिया गया है।
तो चैन की सांस ले लो, क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हारे एग्जाम में नहीं आ रही होंगी। अब मैंने क्यों बताया? जिससे तुम्हें ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो यार ये वाला जो अपना पूरा टॉपिक है ये तुम लोग दिमाग में रखो, समझो, क्योंकि इससे आगे चैप्टर समझने में भी आसानी होगी। बट एग्जाम में बस क्लासिफिकेशन आएगा कि हाँ चार ये जो हैं तुम्हारे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑरिजिन, इन सब के बेसिस पे तुम लोग को बस एग्जाम में 3 नंबर के लिए लिखने के लिए आ जाएगा कि बताओ किस किस टाइप में डिवाइड किया गया। इनकी डिटेल डेफिनेशन नहीं आएगी। तो बस तुम्हें ये याद रखना है कि हम लोग किस किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं और किस किस टाइप में हम लोग रिसोर्सेस को बांट रहे होते हैं। अब देखो यार, ये जो हमारा रिसोर्स है, इनकी क्लासिफिकेशन है, ये सब किस बेसिस पे डिपेंड कर रही है। हम लोगों ने देखा ना कि अभी क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने बार बार ये देखा कि कौन कौन सी चीज़ों के यूज़ करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है कि नहीं, कौन कौन सी चीज़ें इकोनॉमिकली फीजिबल है कि नहीं, मतलब पैसे कम लग रहे हैं उनको इस्तेमाल करने में कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि वो रिसोर्स कितना अच्छा है, कितना यूजेबल है, हम लोग कितना उसको यूज़ कर रहे होंगे। और जब ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है, हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है, उसको इस्तेमाल करने के लिए इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो वो उतना ही अच्छा रिसोर्स बनता है। जैसे उसे ही तो हम लोगों ने डेवलप्ड रिसोर्स में रखा। तो उसके लिए ना एक पिरामिड दिया हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी में, जो दिखा रहा है कि किसी भी चीज का रिसोर्स बनने के लिए ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करना जरूरी है। और कैसे ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है हम लोगों को देखने को मिलता है। फिजिकल एनवायरनमेंट, फिर हम लोग को देखने को मिलती है टेक्नोलॉजी, फिर इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या है कि देखो यार, कोई भी रिसोर्स अगर रिसोर्स कहलाया जाता है तो वो तीनों जगह पर होना है, तीनों जगह का इनका टिक मार्क होना जरूरी है। मतलब कोई भी रिसोर्स है तो वो हमारे एनवायरनमेंट में होनी चाहिए, एक्सेस होना चाहिए हमारे पास उसका। तो अगर ये टिक हुआ तभी हम लोग उसको रिसोर्स कंसिडर कर पाएंगे। दूसरा, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए हमारे पास, उसको यूज करने की, उसको अच्छे से कम पैसों में इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी जब तक नहीं रहेगी तब तक हम लोग उसको एज अ प्रॉपर रिसोर्स यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए दिक्कत कर देगा ना, हमारा पैसे का रिसोर्स खराब कर देगा। तो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उसको इस्तेमाल करने की। इंस्टीट्यूशंस, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। तुम ही सोचो, अगर पेट्रोल कितना भी हमारे पास अच्छे से डेवलप्ड फॉर्म में रखा हुआ है, आसपास कहीं पेट्रोल पंप ना हो तो तुम इस्तेमाल कर पाओगे? नहीं। तो फिर क्या हम लोग उसे रिसोर्स बोलेंगे? अगर तुम्हें पेट्रोल पंप पर जाने के लिए 1000-2000 किलोमीटर चल के जाना पड़े, पेट्रोल अपनी गाड़ी लेके जानी पड़े, तो इंस्टीट्यूशंस प्रॉपर होने चाहिए कि मतलब हमारे पास प्रॉपर सिस्टम होने चाहिए जहां से हम लोग ले पाए, उसका इस्तेमाल कर पाए। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ये तीनों चीजें जब तक टिक मार्क नहीं होंगी तब तक कोई भी रिसोर्स नहीं कहलाएगा। तो ये इसका मतलब है, ये इस पिरामिड का मतलब है। इसको अच्छे से समझ लो। ये दिखा रहा है कि कैसे हमारा जो रिसोर्स है वो इन तीनों फैक्टर पर इंटरडिपेंडेंट है। अगर कोई भी एक फैक्टर कमजोर होगा तो वो रिसोर्स अच्छे से हमारा हेल्प नहीं कर पाएगा, वो रिसोर्स एक रिसोर्स नहीं रह पाएगा। ठीक है, ऐसे ही तुम लोग को नीचे प्रॉपर फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिसमें बताया गया, जो हमने भी क्लासिफिकेशन पढ़ा उसी को एक तरीके से अच्छे से इलैबोरेट फॉर्म में बताया गया है। तो तुम लोग उसे भी देख सकते हो, पॉज कर सकते हो या फिर अपने एनसीईआरटी में देख सकते हो। बेटा थक गए होगे ना पढ़ते पढ़ते, लो जल पी लो। तो यही था हमारा पूरा रिसोर्स का टॉपिक। ठीक है, तो अब खुश हो जाओ कि तुमने पूरा रिसोर्स समझ लिया कि भाई रिसोर्स होता क्या है और रिसोर्स के क्लासिफिकेशन क्या है। अब हम लोग आते हैं डेवलपमेंट में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि भाई जो हमारे ये रिसोर्सेज हैं वो डेवलप कैसे कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अब डेवलपमेंट, रिसोर्स का डेवलपमेंट क्या होता है सर? हम लोग सनलाइट को कैसे डेवलप करेंगे? उसको कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा क्या कि सन और सनलाइट फेंके? तो यार जब भी हम लोग डेवलपमेंट की बात करेंगे ना तो हम लोग बात कर रहे होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो हम लोग सिविक्स में, हम लोग इकोनॉमिक्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ते रह रहे हैं, तो आओ ज्योग्राफी में भी पढ़ लेते हैं। तो ऐसा फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट जो सस्टेन करे, जो लंबे समय तक हमारे साथ रहे, एक टाइम पे जाकर वो खत्म ना हो जाए, ऐसा फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट जो हमारे एनवायरनमेंट को ना हार्म करे, ऐसा फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट जो हमारे फ्यूचर की जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज ना करे, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स development should take place without damaging our environment, and development in present should not compromise
विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है वो तेल मिल रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, उनका इतना ज्यादा ना इस्तेमाल कर लो कि भाई फ्यूचर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उनको मिलना ही बंद हो जाए। पेट्रोल, नेचुरल गैस ये क्या होती है उन्हें पता ही नहीं चल पाए। तो हम लोग डेवलपमेंट ऐसा करें जो फ्यूचर की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज ना करे, फ्यूचर के लिए भी हम लोग चीजें बचा बचा कर रखें, और ऐसा डेवलपमेंट करें जो हमारे एनवायरमेंट के लिए भी बेनिफिशियल रहे, क्योंकि एनवायरमेंट है तभी हम है। अगर एटमॉस्फेयर खराब कर देंगे, पॉल्यूशन फैला देंगे, तो भाई सांस क्या लेंगे। सो यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जब हम लोग रिसोर्सेज की डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। अब आखिर डेवलपमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, तो रिसोर्स की एक सिस्टमैटिक डेवलपमेंट की नीड क्यों पड़ गई है, उसके 3 कारण। पहला कारण, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। कुछ है एंड हैव नॉट, मतलब जिनके पास कुछ भी नहीं। तो एक तरफ तो हमारे पास बड़ी बड़ी बिजनेसमैन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जिनके बच्चों की शादियों में भी 5-5, 6-6 हजार करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और एक तरफ हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो बेसिक ह्यूमन नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पा रहे, जिनके पास वाटर तक नहीं है यार, वाटर रिसोर्स नहीं है, प्रॉपर एटमॉस्फेयर नहीं है रहने के लिए। तो हमारे पास एक सेगमेंट ऐसा बनता जा रहा है पूरे वर्ल्ड में जिसके पास सब कुछ है, जो रिसोर्सेज को अपने तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो रिसोर्सेज को अपने तरीके से यूज कर रहा है। अब उससे फर्क नहीं पड़ता है ये रिसोर्स आगे चल के खत्म हो या फिर नहीं, उसको आज पैसा चाहिए इसी वजह से वो तेल निकाल रहे हैं, उनको आज पैसा चाहिए इसी वजह से वो सारी चीजें कर रहे हैं। तो एक सेगमेंट तो हमारा ऐसा हो गया, और एक सेगमेंट हमारे पास ऐसा है जिसके पास कुछ भी नहीं, बेसिक जिंदा रहने के लिए जो चीजें चाहिए वो भी नहीं, वाटर तक अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास 2 सेगमेंट बन चुके हैं। अब क्योंकि जिनके पास सब कुछ है वो अपने बेनिफिट के लिए, अपने ज्यादा से ज्यादा मुनाफे के लिए वो अलग अलग तरीके से इनको रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो वर्ल्ड लेवल पर हम लोगों को कई सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं, कई दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, एटमॉस्फेयर की पॉल्यूशन की दिक्कत हो गई, लैंड डिग्रेडेशन होने लग गया। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं ना, वो सब क्यों निकल के आ रही हैं, क्योंकि जो हमारा रिसोर्स है वो अच्छे से डेवलप नहीं है। रिसोर्स की जब हम लोग डेवलपमेंट करने की बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई जो हमारा डेवलपमेंट हो वो सस्टेन रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो हैव नॉट वाले लोग हैं, उनको भी कुछ मिले, उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो। और ये जो सक्सेसफुल लोग हैं जिनके पास सारी चीजें, एटलीस्ट उनके ग्रीड के लिए हम लोग रिसोर्सेज को ना एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स है वो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही एसेंशियल है, जिससे हमारी सोसाइटी में कोई दिक्कत ना आए। वरना जिसके पास पानी नहीं है वो बेचारा जी ही नहीं पाएगा, और जिसके पास सब कुछ है वो नेचर को ही तबाह कर देगा। अब ये वाली दिक्कत ना आज की नहीं, सालों से ऐसा ही चलते आ रहा है। हमारी सोसाइटी इस तरीके से डेवलप है कि किसी के पास सब कुछ है, किसी के पास कुछ भी नहीं। जिसके पास सब कुछ है वो नेचर को एक्सप्लॉइट करता है, सिस्टम को एक्सप्लॉइट करता है। तो इसी वजह से 1992 में एक मीटिंग बुलाई गई, जितने भी हेड ऑफ स्टेट्स हैं, हेड ऑफ नेशंस हैं, करीब 100 से ज्यादा नेशन के हेड्स को बुलाया गया जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में, जो ब्राजील में। तो वहां पर एक अर्थ समिट हुई जिसमें काफी मेजर मुद्दों पर बात की गई कि आखिर कैसे हम लोग एटमॉस्फेयर को बचा सकते हैं, कैसे अपने क्लाइमेट चेंज से हम लोग बच सकते हैं, कैसे हम लोग अपना जो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए मोटा मोटी ये मीटिंग बैठाई गई। उस मीटिंग से एक बात निकल कर आई, क्लियरली साफ शब्दों में निकल कर आई कि कोई एक नेशन हमारे एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को रोक नहीं सकता है। उसको रोकने के लिए, एनवायरनमेंट को सही रखने के लिए सभी नेशन के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। तो वहां पर एक एजेंडा डिसाइड किया गया जिसे एजेंडा 21 कहा जाता है। एजेंडा 21 क्या था कि 21st सेंचुरी तक हम लोग ये जो अब आ रहा एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन वाला दिक्कत है उसको हम लोग सुधार देंगे। हम लोग 21st सेंचुरी तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर लेंगे।
और ये जो हेड ऑफ स्टेट्स आए हैं ना, 100 से ज्यादा जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इसमें, वो सब भी अपने कंट्री में जाकर 21 एजेंडा बनाएंगे जिससे कि वो लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपनी कंट्री में अचीव कर पाए, जिससे ओवरऑल हमारे वर्ल्ड का जो एनवायरमेंट है वो सुरक्षित रह पाए। ये सब दोगलापन। तो आओ यार, अब तक हम लोगों ने जितना टॉपिक कंप्लीट किया है अपना ये रिसोर्स डेवलपमेंट, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले तो यार इस टॉपिक से अपने आता है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें तुम्हारा एक तरफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स दिया रहेगा और दूसरी तरफ तुमको उसके एग्जाम्पल्स दिए रहेंगे और बोला जाएगा भाई मैच करो। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, रिन्यूएबल रिसोर्स, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, द ओशनिक रिसोर्स, द रोड, कैनल्स एंड रेलवे, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। तो भाई रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्स जो रिन्यू हो रहे हैं। तो यार मुझे तो पता चल गया कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इसका आंसर है। वन का वन होगा, ये मुझे पता है। अब बाकी का मुझे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है क्या? बाकी मैच करने का मुझे जरूरत है क्या? अगर मान लो इसके अलावा मुझे और कुछ पता भी नहीं है तो मैं वन का वन देखूंगा सबसे पहले कि वन का वन है किसमें। तो वन का वन है मेरा ए में और वन का वन है डी में। इसका मतलब कि मेरा बी और सी ऑलरेडी अपना ये सीन आंसर वाले सीन में है नहीं, तो मतलब ए और डी में से कोई ना कोई आंसर होना है। तो आओ देखते हैं सेकंड ऑप्शन। अब ए और डी में ही बस है, 50-50 चांस है हम लोग का। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, अब भाई जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा था मुझे समझ में आ गया था मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो मैं देखूंगा कि भाई मेरे सेकेंड ऑप्शन का मेरा आंसर होना चाहिए 4। तो 2 का 4 किस में? तो 2 का 4 यार दोनों में है, ए और डी दोनों में, ठीक है। अब आओ देखते हैं थर्ड ऑप्शन, नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स क्या होगा? रोड, कैनल्स, रेलवेज, यही सब हैं जो नेशन की बाउंड्री के अंदर आ रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा नेशनल रिसोर्स। मान लो इसमें मुझे कंफ्यूजन है बट मुझे इस चीज में एकदम श्योरिटी है कि भाई जो हमारे इंटरनेशनल रिसोर्स होते हैं वो ओशियनिक रिसोर्स होते हैं। जो हमारे हाई ओशंस होते हैं ना, हाई सीज, जो 200 किलोमीटर के पार के ओशंस होते हैं, वो सब इंटरनेशनल रिसोर्स में आते हैं। इसका मुझे कंफर्मेशन है। तो 4 का 2 होगा, ये मेरा कंफर्म है। तो जब मैं 4 का 2 देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि ए में 4 का 2 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें मेरा 2 का 4 भी है और 3 का ऑप्शन नंबर 3 भी है, जो मेरा नेशनल रिसोर्स है, रोड, कैनल और रेलवे वगैरह। मतलब मेरे जो चारों ऑप्शंस थे वो सही हो रहे हैं। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसका तुम ट्रिक समझ रहे हो कैसे तुम्हें अप्रोच करना है क्वेश्चन को। सबसे पहले मैच द फॉलोइंग में देखो कि तुम्हारा जो ऑप्शन है और जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया गया है उसमें में से कौन से ऑप्शंस तुम्हें पता है, ठीक है। तो जो तुम्हें पता है उससे अपने मैच दी फॉलोइंग में देखो कि तुम्हारे ऑप्शंस कौन कौन से, ए बी सी डी में से कौन सा सही जा रहा है। कई बार क्या होता है कि मान लो तुम्हें किसी एक ऑप्शन को ही बस पता है कि भाई ये वाला एकदम सही है और तुम ऑप्शंस में देखोगे तो बस वही मैच कर रहा होगा, ठीक है। जैसे ए का अगर 2 है तो और किसी में ए का 2 मैच नहीं करेगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ऑलरेडी मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, टाइम बच गया। समझ रहे हो? ऐसे ही आओ देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। Consequences of environmental degradation do not respect national और state boundaries। ये एक स्टेटमेंट है। Which of the following is the essence of this statement? ये क्या बताना चाह रहा है? इसका एसेंस क्या है कि जो स्टेट बाउंड्री, नेशनल बाउंड्रीज है, इस पर डिपेंड नहीं करता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। वो पूरे वर्ल्ड का, वो एक ग्लोबल इशू है। तो वो क्या बताना चाह रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर नेशनल डेवलपमेंट? तो यार ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बता रहा है कि जो हमारा इकोनॉमिक डिग्रेडेशन है, जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, वो किसी नेशनल स्टेट बाउंड्री पर डिपेंड नहीं करता है, वो ग्लोबल इशू है। इसी वजह से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। एजेंडा 21 याद आया? अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब आओ कुछ लिखने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो डिफाइन द टर्म्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? अभी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ रखी है कि ऐसा डेवलपमेंट जो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए जो नीड्स है वो कॉम्प्रोमाइज ना करे और जो हमारी प्रेजेंट नीड्स हैं उसमें हम लोग अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना कर रहे हो, हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुंच रहा हो, ठीक है। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग आवर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है।
ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड सैंपल पेपर्स रेगुलरली सॉल्व करते रहना। बट अगर तुम सैंपल पेपर्स टेक्स्ट बुक में सॉल्व कर रहे हो, फिर पेजेस पलट के सॉल्यूशंस देख रहे हो, तो तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि तुम वीडियो सॉल्यूशंस जब तक नहीं देखोगे तब तक समझ नहीं पाओगे कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, 3 घंटे में एग्जाम हॉल में बैठकर पेपर कैसे टाइमली खत्म करना है। और ये सब कुछ अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें हाथ पकड़ के लिटरली वीडियो सॉल्यूशन में एक एक स्टेप करके दिखा रहे होंगे, सिखा रहे होंगे सीबीएसई के लास्ट ईयर के टॉपर्स, तो यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि हम तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं 18+ सैंपल पेपर्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट with 33+ revision sheets and with detailed video solutions made by last year CBSE toppers। हमारी 99% सैंपल पेपर बैच में अभी कुछ सीट्स बची हुई हैं, इनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को सही करने के लिए कि जो रिसोर्सेज हैं वो हर एक इंसान तक पहुंचे, अच्छे फॉर्म में पहुंचे, सबको जो जरूरी रिसोर्सेज हैं वो मिल पाए, उसके लिए हम लोग करते हैं रिसोर्स प्लानिंग। अब यार रिसोर्स प्लानिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कुछ कुछ जगहों पर कुछ रिसोर्सेज नहीं पाए जाते हैं। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में काफी जगहें ऐसी है जहां पर सभी टाइप के रिसोर्सेज हैं, और कुछ जगहें ऐसी है जहां पर जो बेसिक जरूरत वाले रिसोर्सेज है वही नहीं है। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पास मिनरल और कोल डिपॉजिट बहुत सारा है, राजस्थान के पास सोलर और विंड एनर्जी बहुत सारा है, बट वहां पर वाटर की कमी है। लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट में हम लोगों को एक तरीके से लोग दिखते हैं वो कंट्री से कनेक्टेड ही नहीं रहते, बट वहां पर कल्चरल हेरिटेज बहुत ज्यादा है, बट जो वाइटल रिसोर्सेज जरूरत होते हैं, जो वाटर रिसोर्सेज है, उसकी कमी है। अरुणाचल प्रदेश में पानी बहुत ज्यादा है, वाटर रिसोर्स बहुत ज्यादा है, बट वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा पूरा ग्लोब है, जो हमारा पूरा, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो जो हमारा इंडिया है उसमें हम लोगों को कुछ कुछ जगहों पर कोई रिसोर्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है और कोई रिसोर्स बहुत कम। तो इसी को मैनेज करने के लिए ना हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है। रिसोर्स प्लानिंग होता है कि भाई रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन, प्लान करके यूटिलाइजेशन, जिससे कि सभी इंसान को, सभी लिविंग फॉर्म्स को जो रिसोर्सेज हैं, जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो मिल पाए। ये जो हैव और हैव नॉट वाला सेगमेंट हम लोगों ने देखा ना कि 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है वर्ल्ड, वैसा ना हो, क्योंकि रिसोर्सेज, बेसिक रिसोर्सेज पे तो सबका अधिकार है ना, सबका राइट है ये जीने का अधिकार, राइट टू लिव। तो इसी वजह से हम लोग ये प्लान करते हैं कि भाई हम लोग रिसोर्सेज किस तरीके से अपने हर एक रीजन में पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग रिसोर्स प्लानिंग। अब इंडिया में ये कैसे होती है? पहला है आइडेंटिफिकेशन, कि किस किस जगहों पर हमें रिसोर्स की कमी है और किस किस जगहों पे हमारे पास रिसोर्स अबंडेंस में, कौन कौन सी जगह पे हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और कौन कौन सी जगहों पर हमें रिसोर्सेज पहुंचाने पड़ेंगे। तो इन सब की प्रॉपर मैपिंग करनी पड़ती है। उन जगहों को हम लोगों को मैप में लोकेट करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हर जगह जो वाइटल रिसोर्सेज हैं वो पहुंचे। पानी, बिजली, ये सारी चीजें अच्छे से अवेलेबल हो, ये हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। तो पहले होती है आइडेंटिफिकेशन कि भाई किस जगह पे कौन सी चीज की जरूरत है, किस रिसोर्स की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब बहुत बेसिक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं पेट्रोल का, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास भी गाड़ी है, उसमें तेल की जरूरत पड़ती है ना। तो मान लो झारखंड हमारे पास स्टेट है, वहां पर पेट्रोलियम का ना कोई डिपॉजिट है, कुछ है, वहां पर पेट्रोलियम है ही नहीं। हम लोगों को पता चला, हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि भाई झारखंड में हमारे पास पेट्रोल नहीं है। फिर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि भाई पेट्रोल अबंडेंस में कहां पे, तो हम लोगों ने देखा कि भाई मान लो गुजरात में बहुत ज्यादा पेट्रोल है। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने मैपिंग कर ली कि भाई झारखंड है, झारखंड को कमी है पेट्रोल की, और गुजरात है, गुजरात को कमी है, गुजरात के पास अबंडेंस है यहां पर पेट्रोल का, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। दूसरा, फिर हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि कहां पर जरूरत है, कौन कौन सी जगह है। दूसरा, हम लोग फिर करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को इवॉल्व, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं कि अगर गुजरात में बहुत ज्यादा पेट्रोल है, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली सोचो कि बहुत ज्यादा पेट्रोल रखा हुआ है, हम लोगों को उसको झारखंड में पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाएंगे? उसके लिए प्रॉपर रोड चाहिए रहेगी, रोड के साथ साथ हमें स्पेशलाइज्ड ट्रक चाहिए रहेंगे जो पेट्रोल कैरी कर पाए। अब उसको तुम ऐसे खुले ट्रक्स में तो नहीं ट्रांसफर कर पाओगे,
तो हमें प्रॉपर टैंक चाहिए रहेगा जो उस तेल को, पेट्रोल को लेकर जा पाए। फिर यहाँ पर झारखंड में भी हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि भाई वो जो सारा तेल आ रहा है उसको कहाँ रखा जाए, कंटेनर्स बड़े बड़े बनाने पड़ेंगे। फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि आसपास पेट्रोल पंप बना दिए जाए जिससे कि वो पेट्रोल नॉर्मल लोगों तक पहुंच पाए। तो ये क्या हुआ, ये जो सारी चीजें हमें करनी पड़ी, ये एक तरीके से हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को ही तो हम लोगों को डेवलप करना पड़ा, क्योंकि सिर्फ डायरेक्ट हम लोग पेट्रोल यहां से वहां तो नहीं पहुंचा सकते। ऐसे ही मान लो झारखंड में मिनरल्स बहुत ज्यादा है, उसको हम लोगों को अगर गुजरात तक पहुंचाना है तो पहले हम लोग झारखंड में ऐसी टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे कि मिनरल्स को निकाला जाए। फिर उसको हम लोग ट्रांसफर करवाएंगे बाय रोड, बाय किसी भी तरीके से हम लोग जिस टाइप का वो रिसोर्स है, जैसे जो हमारे भारी रिसोर्सेज होते हैं वो मोस्टली ट्रेन से ट्रांसफर होते हैं, तो हमारे पास रेलवे ट्रैक्स होने चाहिए। फिर गुजरात में उसके लिए हमें हब बनाना पड़ेगा कि वो फिर उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए। तो सभी रिसोर्सेज जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए कि इस जगह पे कमी है, इस जगह पे कमी नहीं है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, पहला आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर अपनी टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी है क्या यहां से वहां ले जाने के लिए। और ये हमारा 2 स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप होता है कि हम लोग भाई देखते हैं कि क्या झारखंड में हम लोग अगर झारखंड में पेट्रोल पहुंचाने के लिए इतने करोड़ों का खर्चा कर रहे हैं, उससे हमारे देश का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, वो एट द एंड ऑफ द डे जरूरी है कि नहीं। क्योंकि दिक्कतें तो हमारे पास कई सारी है ना, हमारे लोगों को काफी चीजों की जरूरत है, खाने की, पानी की, एम्प्लॉयमेंट की, बिजली की, ये सारी चीजों को भी सरकार को पूरा करना है। तो हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन किया है उसमें हम लोग उन्हीं मुद्दों पर काम करें, उन्हीं रिसोर्सेज को एक जगह पर पहुंचाएं, अवेलेबल करवाएं जहां पर लोगों को सबसे ज्यादा नीड है। तो पहला स्टेप में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे किस रीजन में किस रिसोर्स की कमी है। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसे पूरा करते हैं, हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी है कि नहीं, उसको पूरा करते हैं। और तीसरे स्टेप में हम लोग देखते हैं कि भाई अगर ये काम कर दिया जाएगा तो उससे देश का डेवलपमेंट होगा कि नहीं, इकोनॉमिकली वो फीजिबल है कि नहीं। तो ये थे हमारे 3 स्टेप रिसोर्स प्लानिंग के। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ 3 स्टेप्स क्या है रिसोर्स प्लानिंग के, तो ये लिख सकते हो। तो ये था हमारा रिसोर्स प्लानिंग वाला टॉपिक। इसके बाद रिसोर्स कंजर्वेशन, ये भी हमारा टॉपिक दिया हुआ है। ये अभी छोटा सा 1-1.5 पैराग्राफ में हमारा खत्म हो जाएगा, बट नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग प्रॉपर अच्छे से कंजर्वेशन देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ और हमारा जो प्रॉपर एनवायरनमेंट है उसको हम लोग कैसे बचाते हैं। ठीक है, तो इसमें बस थोड़ा बहुत पढ़ना। देखो यार, अब तक हम लोगों ने रिसोर्सेज को जितना पढ़ा उससे एक कनेक्शन तो स्टैब्लिश हो गया भाई। जितना तुम उससे कनेक्टेड फील करते हो उतना तुम्हें अब रिसोर्सेज से भी कनेक्टेड फील करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। और रिसोर्सेज है भी तो वही चीज़ जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमारे रिसोर्सेज होते हैं। तो उनको बचाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्टेबल हैं, वो नॉन रिन्यूएबल है। पेट्रोल की टंकी जो तुम्हारी भरवाते रहते हो, वो एक टाइम ऐसा आएगा कि पेट्रोल ही खत्म हो जाएगा। रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना तो हमारे वर्ल्ड के लिए अच्छा है, ना हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है, क्योंकि काफी सोसाइटल प्रॉब्लम भी इससे जनरेट होती है। गांधी जी ने कहा था, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। मतलब अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो हमारे पास इतना सफिशिएंट अमाउंट है कि सबका नीड पूरा हो जाए, बट किसी की ग्रीड, लालच कभी पूरी नहीं हो सकती। एक इंसान की भी लालच हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो मिलाकर पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, तो जितना मिला उतना कम। इसी वजह से हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की जरूरत है। हमारे कंट्री में रिसोर्स प्लानिंग अच्छे तरीके से करने की जरूरत है, जिससे हम लोग एजेंडा 21 जो हमारा था ना 21st सेंचुरी तक हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर लेंगे, वो प्रॉपर वे में अचीव कर पाए। ठीक है, समझ गया। अब यार इसी टॉपिक के बारे में स्कूमाकर नाम के व्यक्ति ने 1974 में एक बुक पब्लिश की थी, जिस बुक का नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो उसमें भी उन्होंने गांधीयन फिलॉसफी को इलेबोरेट किया था कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है। फिर हम लोगों को एक और बुक कुछ समय बाद देखने को मिलती है जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। तो उसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एकदम अच्छे से इलेबोरेट किया गया।
फिर इसके बाद हमारा अर्थ सबमिट होता है। तो ये 2-3 बुक्स के नाम भी तुम्हारा ऐसे डिब्बे बनाकर दिए गए थे, तो मैंने सोचा बता दूं तुम लोगों को। बुक्स के नाम याद कर लेना, इनका पब्लिशिंग ईयर भी तुम लोग को दिया हुआ है, तो उसको भी याद कर लेना। एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। अब यार ये जो कंजर्वेशन है, ये जो बचाना है अपने रिसोर्सेज को, इन सब के बारे में हम लोग कौन कौन से स्टेप्स लेते हैं, गवर्नमेंट क्या क्या करती है, ये सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। तो अभी अपने दिमाग को हल्का कर लो और स्टार्ट करते हैं अपना लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स यार बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल दे रहे होंगे भाई, माटी की बात कर रहे होंगे, माटी की। तो कहाँ से हमारी मिट्टी आती है, मिट्टी किस किस रंग की होती है, मेरा रंग दे बसंती चोला, वो सब हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यार जो हमारा लैंड है वो एक ऐसी जगह है जहां पर हम लोग रहते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में पढ़ना तो और भी इंपॉर्टेंट है और भी इंटरेस्टिंग है। तो अगर हम लोग लैंड को अपना पूरा 100% पाई चार्ट में देखें, तो देखते हैं हमारा लैंड कहां कहां पर यूज हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास 43% है नॉर्मल लैंड, प्लेन इलाका, 30% है माउंटेन्स और 27% है प्लेट्यूज। अब प्लेट्यूज क्या होता है? प्लेट्यूज यार जो हमारे माउंटेन्स होते हैं ना, तो ऐसे नुकीले नुकीले होते हैं, और प्लेन है सीधा सीधा। तो प्लेट्यू दोनों का मिक्सचर होता है, मतलब ये थोड़ी ऊंचाई पर होते हैं बट ऊपर रहने लायक जगह होती है, समतल जगह होती है, उससे हम लोग प्लेट्यू कहते हैं। हमारे इंडिया में बड़ा सा प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू, बीच का है। ठीक है, इंडिया में जिसे पठार कहा जाता है। तो 27% हमारे पास प्लेट्यूज है। इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, आओ ये देखते हैं। फॉरेस्ट, हमारा जो लैंड है उसका कुछ पोर्शन हमारे फॉरेस्ट से कवर रहता है। दूसरा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, हमारे पास कई पोर्शन ऐसा भी है हमारे लैंड का जो कल्टीवेटेड नहीं रहता है, जहां पर कल्टीवेशन नहीं की जाती है, जहां पर क्रॉप्स नहीं उगाए जाते। उसमें क्या रहता है? पहला, जो वेस्ट लैंड होते हैं, जो बैरन लैंड होते हैं, ऐसे जगह जहां पर उतनी फर्टिलिटी नहीं है, जहां पर उतने कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग वेस्ट लैंड कहते हैं, बैरन लैंड कहते हैं, बंजर जगह। तो हमारे पास कुछ पोर्शन ऐसा भी है। इसके बाद में हमारे पास कुछ पोर्शन ऐसा भी है जहां पर हमने बिल्डिंग्स बना रखी हैं, रोड्स बना रखी हैं और ब्रिजेस बना रखे हैं, ट्रेन की पटरियां बिछा रखी हैं। तो ये सारे पोर्शन भी तो लैंड पर ही है। तो जो हमारे पास लैंड अवेलेबल है उसका काफी पोर्शन हमारा इन सब चीजों में चला जाता है। ऐसी चीजें जहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। इसके बाद थर्ड जो हमारे लैंड का यूज होता है वो है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। इसमें हम लोग फैलो लैंड की बात नहीं कर रहे हैं। अब ये फैलो लैंड क्या होता है आगे अभी समझेंगे। तो जो हमारे पास लैंड पोर्शन है उसमें से कुछ पोर्शन हमारे पास है परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। तुम लोग देखते हो ना कुछ जगहों पर बस लंबे लंबे हरे हरे मैदान होते हैं रोड के किनारे। अगर तुम लोग जाओगे कश्मीर उत्तराखंड साइड में, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ भेड़ बकरियां गाय भैंस ये सब चरने आती हैं। तो वो एक ग्रेजिंग लैंड होता है, वहां पर कल्टीवेशन नहीं होती है। तो हमारे देश का जो हमारे पास जितना भी लैंड है उसका काफी पोर्शन इन सब चीजों से भी बनता है, पेस्चर लैंड और ग्रेजिंग लैंड। ठीक है, इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। ये क्या है? तो देखो जो तुम्हारे घर के आसपास पेड़ पौधे लगे होते हैं, रोड के बगल में एक दो पेड़ पौधे लगे होते हैं, तुमने कोई पेड़ पौधा उगा दिया, तो अब उसे हम लोग जंगल तो नहीं बोलेंगे ना। तो ऐसे क्रॉप्स जो एक तरीके से पैटर्न वाइज नहीं लगाए गए हैं, बस ऐसे ही लगा दिए गए हैं, जो लगे हुए हैं घर के आसपास आस पड़ोस में, तो ये सभी लैंड तो ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना। तो उसे हम लोग कहते हैं एक हम लोगों ने एक सेक्शन बना दिया कि जहां पर हम लोग मिसलेनियस ट्रीज, ऐसे ट्रीज जिनको पैटर्न वाइज नहीं लगाए बस ऐसे लगा दिया गया, उनको जोड़ते हैं, क्योंकि लैंड तो वो भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो हमारा लैंड इसमें भी यूज होता है। इसके बाद एक सी सेक्शन है हमारे थर्ड पॉइंट में, जो कि कल्चरेबल वेस्ट लैंड। तो मतलब ऐसे लैंड जिनको छोड़ दिया गया बिना कल्टीवेशन के, 5 साल से ज्यादा जो लैंड छोड़े जा चुके हैं बिना कल्टीवेशन के, वहां पर 5 साल से क्रॉप नहीं उगाई गई है, तो उसे हम लोग कहेंगे कल्चरेबल वेस्ट लैंड। अब ये क्राइटेरिया 5 साल से आगे का है, अगर 5 साल से कम होगा तो उसे हम लोग फैलो लैंड बोलते हैं। अब ये फैलो लैंड क्या है भैया? तो आओ फोर्थ पॉइंट में हम लोग फैलो लैंड देखते हैं। तो फैलो लैंड क्या होते हैं? ऐसे लैंड जिनमें कल्टीवेशन किया जा सकता है, जिनके पास फर्टिलिटी है, बट उन्हें कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया है। क्यों? क्योंकि यार अगर हम लोग लगातार खेती करेंगे, लगातार क्रॉपिंग की जाएगी, तो जो लैंड की फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। और अगर हम लोग लैंड की फर्टिलिटी को ओवर एग्जॉस्ट कर देंगे, ज्यादा इस्तेमाल कर लेंगे, तो कुछ समय बाद जो हमारा लैंड है वो पूरी तरीके से इनफर्टाइल हो जाएगा।
फिर वो क्रॉप्स नहीं उगा पाएगा। इसी वजह से जो हमारे फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं कि 1-2 साल खेती करते हैं, फिर 1-2 सालों के लिए उस लैंड को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं, जिससे कि वहां पर एग्रीकल्चर बाद में करें तो वो फर्टिलिटी वहां पर मेंटेन रहे। ठीक है, तो इसमें भी 2 टाइप है। पहला है करंट फैलो। करंट फैलो लैंड क्या होते हैं, जिनमें 1 साल के लिए, सिर्फ 1 साल या 1 साल से कम के लिए जिन लैंड को छोड़ा जाता है, अगर 1 साल से ज्यादा हुआ तो फिर वो करंट फैलो नहीं रह जाएंगे। उसके लिए हमारे पास सेकंड सेक्शन है जो कि अदर देन करंट फैलो। उसमें क्या होता है कि ऐसे लैंड जो 1 से 5 साल तक के लिए छोड़े गए हैं, उनकी फर्टिलिटी रीगेन करने के लिए, फर्टिलिटी वापस नरिश हो जाए उसके लिए, तो उसे हम लोग अदर देन करंट फैलो कहते हैं। और ये दोनों पोर्शन हमारा मिला के बनाते हैं फैलो लैंड। ये हमारा 4th पॉइंट है। और अगर 5 साल से ज्यादा के लिए छोड़ दिया गया तो हम लोग उसे कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहते हैं। यह भी हम लोगों ने प्रीवियस पॉइंट में पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि तुम लोग भी सोच रहे होगे कि हमारा लैंड का यूज तो मोस्टली कल्टीवेशन के लिए ही हम लोगों ने सुना था, तो वो अब तक क्यों नहीं आ रहा है। तो हमारा जो लैंड कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल होता है उसे हम लोग कहते हैं नेट सोन एरिया। मतलब ऐसा धरती का ऐसा जगह, इतना एरिया जहां पर बीज बोए गए, बीज बोए गए, उसे हम लोग कहेंगे नेट सोन एरिया। अब यार यहां पर ना 2 वर्ड्स हैं, उसको समझना। हमारे एनसीईआरटी में दिया है, एक नेट सोन एरिया और एक ग्रॉस क्रॉपिंग एरिया। इसका मतलब क्या है? तो देखो यार, नेट सोन एरिया जो होता है ना, वो हमारा होता है कि भाई कितने पैच ऑफ लैंड पर, मतलब कितने हम लोग, कितने हिस्से पे हमने लैंड पर खेती की 1 साल में। जैसे कि मान लो हमारे पास लैंड अवेलेबल था 20 हेक्टेयर, तो हमने 20 हेक्टेयर पे अपनी खेती करी, और 1 साल में हम लोगों ने 20 हेक्टेयर पर मतलब लैंड पर हम लोगों ने खेती की, तो नेट सोन एरिया क्या हो जाएगा हमारा 20 हेक्टेयर। वहीं अगर हम लोग बात करें ग्रॉस क्रॉपिंग एरिया, ये क्या होता है? तो यार हमारे पास 1 साल में भी 2-3 सीजन्स होते हैं ना, कि हाँ खरीफ क्रॉप्स हमने बो दी, फिर हम लोगों ने कोई जेड क्रॉप बोल दी, रबी क्रॉप बो दी। मतलब 1 साल में हम लोग 6-7 महीने के लिए 2 क्रॉप्स बो सकते हैं, ठीक है, उगा सकते हैं। तो अब क्या होता है कि जब हम लोग 1 साल में 2 से ज्यादा क्रॉप उगा रहे हैं, तो उसको भी तो गिनना पड़ेगा ना। नेट सोन एरिया में बस हम लैंड को गिनते हैं कि भाई 1 साल में हम लोगों ने कितना लैंड ऑक्यूपाई करके खेती की, कितनी बार खेती की, वो नहीं गिना जाता है। ग्रॉस क्रॉपिंग एरिया में हम लोग लैंड को, एक ही पैच ऑफ लैंड को उतनी बार काउंट करते हैं जितनी बार वहां पर खेती हुई। जैसे कि मान लो 1 साल में हम लोगों ने 2 बार खेती करी एक बार हम लोगों ने पैडी उगाया, एक बार हम लोगों ने वीट उगाया, ठीक है, अलग अलग सीजन में हम लोगों ने उगाया। तो अब हम लोग जब ग्रॉस क्रॉपिंग एरिया की बात करेंगे तो 20 हेक्टेयर को हम लोगों ने 1 साल में 2 बार इस्तेमाल किया, तो हमारा जो ग्रॉस क्रॉपिंग एरिया आएगा वो आएगा 40 हेक्टेयर। तो इसमें हम लोग एक ही पैच ऑफ लैंड को 2-3 जितनी बार वहां पर क्रॉपिंग हुई 1 साल के अंदर, उसको भी अलग अलग करके काउंट करते हैं। ठीक है, ग्रॉस क्रॉपिंग एरिया जैसा इसका नाम बता रहा है कि भाई कितनी बार क्रॉपिंग हुई, कितने एरिया पे क्रॉपिंग हुई। और नेट सोन एरिया मतलब कि कितने लैंड को यूज किया गया। अगर हमारे पास 20 हेक्टेयर है तो बस हम उसे 1 साल में देखेंगे कि हमारे पास खेत था, चाहे कितनी बार भी हमने खेती की हो, हम बस 20 हेक्टेयर ही लेंगे हमारा नेट सोन एरिया। ठीक है, और ग्रॉस क्रॉपिंग एरिया हो गया हमारा कि सीजन में हमने जितनी बार खेती की उसको भी हम लोग अलग अलग करके जोड़ रहे होंगे। जैसे यहां पर हम लोगों ने 2 बार खेती की, तो हमारा जो ग्रॉस क्रॉपिंग एरिया होगा वो होगा 40 हेक्टेयर। ठीक है, ग्रेट। नीचे ना तुमको 2 पाई चार्ट दिए गए जिसमें तुम्हारा डेटा है 1960-61 का और 2014 और 15 का। इसमें हम लोगों को दिया गया है कि भाई कितना % एरिया हमारा किस किस चीज में इस्तेमाल होता है। जैसे 46% जो हमारा 45.26% जो हमारा एरिया है वो कहां पर इस्तेमाल हुआ है? एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। अब इसमें क्या क्या आता है ऊपर तुम लोग पढ़ सकते हो, बिल्डिंग्स, रोड्स वगैरह। ठीक है, तो हम लोग हर जगह एग्रीकल्चर थोड़ी ना करते हैं। तो 45.26% हमारा एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस था। जो हमारे पास टोटल लैंड है उसमें से 45.26% हिस्सा ऐसी जगह पे है, ऐसा है जहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है। ठीक है, सो यार ये था हमारे पास पूरा पाई चार्ट। इसको तुम लोग पॉज करके पढ़ सकते हो। इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, याद करने मत बैठ जाना, बस इसको एक बार दिमाग में रखो, एक बार रीड कर सकते हो। केस बेस्ड स्टडी के नाम पर कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज आता नहीं। हमारे पास टोटल एरिया कितना है? जो तुम लोग ये पाई चार्ट पढ़ रहे हो इसमें टोटल एरिया कितना है? तो एरिया है हमारे पास
3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया के पास जो पूरा एरिया ना, जो लैंड एरिया है, वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से बस हम लोग 93% यूज कर पाते हैं, क्योंकि बाकी हिस्सा पीओके और चाइना ने थोड़ा ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है अभी तो। यही था हमारा लैंड यूज पैटर्न। अब तुम लोग देख रहे होगे कि जो हमारा लैंड है उसमें फॉरेस्ट भी है, तो फॉरेस्ट तो ज्यादा होना चाहिए ना, और ऐसा हमारी सरकार भी मानती है। तो 1952 में हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी के अंतर्गत गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि कम से कम हमारे पास 33% जो हमारा टोटल एरिया है वो फॉरेस्ट का होना चाहिए, एटलीस्ट पासिंग मार्क्स आ जाए। बट अभी भी हम लोग बहुत नीचे हैं। तुम लोग देख रहे हो सिर्फ 22% ही हमारे पास अभी फॉरेस्ट है। तो इसी वजह से फॉरेस्ट को बढ़ावा देना जरूरी है, फॉरेस्ट लगाना जरूरी है। अब यार जो हमारे पास लैंड बचा हुआ है ना, जिसमें हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर नहीं भी कर रहे हैं, वेस्ट लैंड है, तो ये भी हमारा एक तरीके का लैंड पोर्शन है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। अब तुम्हें एक बात यहां पर बताई है एनसीईआरटी ने कि भाई जो हमारे पास लैंड है वो उतना ही नहीं बना रहता है, वो डिग्रेड भी होता है। लैंड अपनी फर्टिलिटी लूज कर देता है, लैंड एक तरीके से यूजेबल नहीं रह जाता है। क्यों? काफी रीजंस है हमारे पास। डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, ओवर इरिगेशन हो गया, ये सारी चीजें हैं, और इससे होता है लैंड डिग्रेडेशन, लैंड का फर्टाइल ना रह जाना, लैंड का यूजेबल ना रह जाना। और ऐसे लैंड जो फर्टाइल नहीं रहते, यूजेबल नहीं रहते, धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, उनका डेजर्टिफिकेशन हो जाता है, वो डेजर्ट जैसे बन जाते हैं, तो वहां पर रहना भी आसान नहीं रहता है। इसी वजह से इसको सुधारने के लिए हम कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं, वो पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अभी पढ़ेंगे। अब यार आओ देखते हैं कि लैंड हमारा डिग्रेड कैसे होता है। तो उसके हैं हमारे पास 5 पॉइंट। पहला, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन होने से भी हमारा लैंड डिग्रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि यार जब पेड़ रहते हैं ना, तो पेड़ काफी चीजों में सॉइल की हेल्प करते हैं, फ्रेंडली होते हैं ना, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, सॉइल को जकड़े रहते हैं, जिससे कि सॉइल इधर उधर बढ़ती नहीं है, इरोजन नहीं होता है, ठीक है, लैंडस्लाइड्स वगैरह नहीं होती है। तो हमारा पेड़ काफी बड़ा रोल प्ले करता है हमारे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने में। तो जब पेड़ हट जाता है तो हमारा जो सॉइल है वो सिर्फ ऐसे नॉर्मल रहता है, तो हवा सॉइल को खराब कर देती है, पानी पड़ने से सॉइल खराब हो जाता है, मतलब सॉइल काफी बेचारा कमजोर हो जाता है। तो डिफॉरेस्टेशन से हमारा लैंड डिग्रेडेशन होता है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होता है ओवर माइनिंग से। जब हम लोग लैंड के नीचे पूरा माइनिंग कर देते हैं तो लैंड भी हमारा ऊपर खराब हो जाता है, और कई सारे मेजर्स भी लेने पड़ते हैं। अगर तुम कहीं माइनिंग कर रहे हो तो माइनिंग करने के बाद तुम्हें उस लैंड को फिर से यूजेबल करके छोड़ना रहता है कि कम से कम वहां पर कुछ किया जा सके। बट अभी के टाइम पर क्या होता है, एक्सकेवेशन साइट खाली करने के बाद में उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहां पर तुम्हें काफी सारी मेजर बड़ी बड़ी माइनिंग साइट्स मिलेंगी जो बस अबेंडेंड है। वहां से मिनरल्स निकाले गए, वहां से कोल निकाला गया और फिर उस साइट को वैसे ही छोड़ दिया गया। अब वहां पे ना खेती हो सकती है, अब ना वहां पर घर बन सकता है, ना वहां पर फैक्ट्रीज लग सकती हैं। तो जो हमारा लैंड डिग्रेडेशन है उसका ये दूसरा मेजर कारण हो जाएगा, जो कि है ओवर माइनिंग। इसके बाद ओवर ग्रेजिंग से भी हमारा लैंड डिग्रेडेशन होता है। ओवर ग्रेजिंग, तो यार जो हमारे पास नॉर्मल लैंड पड़ा हुआ है ना, जो पेस्चर के लिए है, और ग्रेजिंग लैंड है जो हमारा, वो लैंड बेसिकली ऐसे खुला छूटा हुआ है। तो जो हमारे पास हमारे लाइव स्टॉक है, हमारे जो जानवर हैं, जो जंगली जानवर भी हैं, तो वो सब उस लैंड का इस्तेमाल करते हैं अपना खाना लेने के लिए। अब क्योंकि यार हमारे पास कैटल्स बहुत ज्यादा हैं, भेड़, बकरियां, गाय, भैंस, ये सब जाकर एक पैच ऑफ लैंड से अपना खाना लेती हैं। तो घास को जब उखाड़ा जाता है तो उसके साथ जो हमारी मिट्टी है ना, तो वो भी धीरे धीरे उखड़ने लग जाती है। तो जो हमारा घास का टॉप सॉइल है ना, जो हमारा ऊपर वाला रीजन जो सॉइल का होता है उसे टॉप सॉइल कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ रहे होंगे। तो जो टॉप सॉइल है ना, वो एकदम उखड़ सा जाता है। कुछ समय बाद जब बारिश होती है तो वो बह जाता है। तो जो हमारा फर्टाइल रीजन होता है ना, जो टॉप सॉइल से बनता है, वो धीरे धीरे करके बह जाता है। और क्योंकि ग्रेजिंग लैंड पर कोई सुपरविजन नहीं रहता है, कोई कंट्रोल नहीं करता है कि कितना ग्रेजिंग लैंड हमारा सेफ रहना चाहिए, वहां पर कितने कैटल्स बस जाने चाहिए, तो इससे क्या होता है कि वो ओवर एक्सप्लॉइट हो जाता है वो वाला रीजन, और वहां की फर्टिलिटी भी चली जाती है। अच्छा, तो इसमें घास कहाँ है? वो घास तो घोड़ा खा गया ना। तो घोड़ा कहाँ है? अब घास खाने के बाद घोड़ा क्यों रुकेगा? वो तो चला गया। क्यों भाइयों? सही बात है, सही बात है। चला गया वो, घोड़ा चला गया।
ओवर ग्रेजिंग से सबसे ज्यादा दिक्कत हम लोगों को गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में देखने को मिलती है। इसके बाद में लैंड डिग्रेडेशन का एक और बड़ा रीजन है जो कि है वाटर इरिगेशन। ज्यादा इरिगेशन, ओवर इरिगेशन, इससे क्या होता है, तो यार जब हम लोग खेतों में बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं ना, तो जो हमारा टॉप लेयर है जहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और कई सारे गैसेस एक्सचेंज होती हैं, तो वो क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है। एटमॉस्फेयर और सॉइल के बीच में एक वाटर की लेयर आ जाती है, तो उससे जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो सॉइल से नहीं इंटरेक्ट कर पाती और जो सॉइल के गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर से नहीं इंटरेक्ट कर पाती, तो जो टॉप सॉइल है हमारी वो धीरे धीरे करके इनफर्टाइल होने लग जाती है। तो इन सब से हमारा हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का जो रीजन है वहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारे फार्मर्स है वो ओवर इरिगेट कर दे रहे हैं हमारे खेतों को, तो उससे क्या हो जाता है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो रुक जाती है और सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देती है। तो लैंड डिग्रेडेशन का ये भी एक मेजर रीजन। पांचवा रीजन क्या है, तो देखो यार हमारे पास पूरे देश भर में अलग अलग जगह पर फैक्ट्रीज हैं जो अलग अलग केमिकल प्रोड्यूस कर रही हैं, अलग अलग वेस्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, मिनरल्स को काटा जा रहा है, टाइल्स बनाई जा रही हैं। तो ये सब करते हुए हम लोगों को अलग अलग टाइप के गैसेस, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं जो रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, और कुछ समय रिलीज होने के बाद में जब वो एटमॉस्फेयर में तो धीरे धीरे करके वो नीचे आ जाते हैं, सॉइल के टॉप लेयर पे आ जाते हैं। तो ऐसे जगह पर जहां पर ज्यादा इंडस्ट्रीज है ना, वहां पर आसपास की जगह पर जितना भी लैंड है वो कवर रहता है, उनका जो टॉप सॉइल है उसके ऊपर केमिकल्स की, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स की एक लेयर बन जाती है। तो उससे भी वही होता है कि जो हमारा टॉप सॉइल है वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता एटमॉस्फेयर से, तो जो गैसियस एक्सचेंज होना था वो नहीं हो पाता है, तो उससे भी फर्टिलिटी लूज कर देता है हमारा लैंड। ये पूरे देश में दिक्कत है, ठीक है, स्पेसिफिकली कोई स्टेट नहीं बल्कि हमारे पास पूरे देश में ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये 5 फैक्टर्स थे, 5 रीजंस थे जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, तो अगर 5 नंबर का आएगा तो तुम्हें ये 5 पॉइंट अच्छे से लिखने पड़ेंगे। डिग्रेडेशन की दिक्कतें देख ली कि हाँ लैंड डिग्रेडेशन हो कैसे रहा है, ठीक है समझ गया। अब इसको सुधारा कैसे जाए, आओ वो देखते हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए कौन कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं, तो पहला मेजर ये है कि भाई पेड़ लगाओ, अफॉरेस्टेशन। जैसे डिफॉरेस्टेशन से लैंड डिग्रेडेशन होता है, अफॉरेस्टेशन से लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगा। दूसरा, हम लोग ओवर ग्रेजिंग को मेंटेन कर सकते हैं। हम लोग जो हमारे कैटल्स हैं उनको एक तरीके से हमारा जो पूरा लैंड है उसको सुपरवाइज कर सकते हैं कि किस किस जगह पर ओवर ग्रेजिंग होने वाली है, तो हम लोग उस एरिया को ब्लॉक कर सकते हैं कैटल्स वगैरह के लिए, और एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम बैठा सकते हैं जिससे जो हमारा लैंड है वो वहां का एक्सप्लॉइट ना हो। हम लोग शेल्टर बेल्ट्स लगा सकते हैं, अपने खेतों के आसपास बड़े बड़े ट्रीज लगा सकते हैं जिससे हवाएं हमारे टॉप सॉइल को ना उड़ा के ले जा पाए, जो कैटल्स हैं वो खेतों में ना घुस पाए। तो काफी सारी जो हमारे पास टेक्निक्स हैं जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे सॉइल इरोजन वाले पोर्शन में कि कैसे हम लोग सॉइल इरोजन भी रोक सकते हैं। ऐसे ही हम लोग जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं उनको भी बोल सकते हैं कि प्रोडक्टिव मेजर्स लें, ठीक है। हम लोग सैंडी इलाकों में, एरिड सॉइल जहां पर पाई जाती है वहां पर हम लोग बुशेस लगा सकते हैं जिससे कि सैंड ड्यून्स ना बने। हवाएं जो हमारी टॉप सॉइल है ना वो उड़ा कर लेके चली जाती हैं, तो वो एक तरीके से एक टीला बन जाता है, तो वो ना बने उसके लिए हम लोग बुशेस वगैरह, झाड़ियां वगैरह लगा सकते हैं अलग अलग जगहों पर जिससे कि सॉइल पकड़ी रहे, एक ही जगह पे रहे, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में अभी हम लोग जब सॉइल पूरा पढ़ लेंगे तब हम लोग देख रहे होंगे कि कैसे सॉइल इरोजन रोका जा सकता है, कैसे लैंड डिग्रेडेशन रोका जा सकता है। अभी के लिए ये 3-4 मोटा मोटी पॉइंट तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए। तो आओ यार स्टार्ट करते हैं अपना सॉइल। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आते हैं ना कहीं से तो इसी पोर्शन से आते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आओ इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को सॉइल प्रोफाइल दी गई है। सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, तो बेसिकली जो हमारा सॉइल है वो कितने लेयर से बना हुआ है, तो जो टॉप लेयर है उसे कहा जाता है टॉप सॉइल। टॉप सॉइल तो एकदम फर्टाइल होती है, उसमें बहुत फाइन पार्टिकल होते हैं। फिर हमारे पास जो सब सॉइल होती है उसमें बहुत छोटे छोटे हम लोगों को पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं जो वेदर्ड रॉक रहते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा लोमी थोड़ा बहुत हिस्सा रहता है वो यहाँ पर सब सॉइल में रहता है। फिर इसके बाद आता है हमारा सबस्ट्रेटम। यहाँ पर जो हमारे बेड रॉक्स है ना उसके छोटे छोटे टुकड़े भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो और जो हमारे वेदर्ड रॉक है वो मिलाकर बनाते हैं सबस्ट्रेटम, बीच वाला हिस्सा।
फिर इसके बाद हमारे एकदम नीचे होते हैं पत्थर, बड़े बड़े बेड रॉक्स, क्योंकि इन पर उतनी धूप नहीं लगी होती है तो इतने टूटे नहीं होते। वेदरिंग क्या होती है कि जब धूप और पानी और एटमॉस्फेयर से हमारे रॉक्स टूट कर छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में बन जाते हैं, ऐसे ही तो सॉइल बनती है। तो जो हमारा टॉप लेयर है वो एकदम फाइन पार्टिकल से बना होता है, और जो हमारा एकदम नीचे वाला हिस्सा है जिसे बेड रॉक कहा जाता है, वहां पर हम लोग को बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर देखने को मिल जाते हैं। तो जो हमारा पानी जो हमारा जमीन के नीचे जाता है वो इन सब लेयर से होते हुए नीचे जाता है। तो ये तुम लोगों को याद रखना है, क्योंकि जो हमारा टॉप सॉइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब तुम्हें पता नहीं होगा कि टॉप सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या है तो तुम कैसे समझ पाओगे। जो हमारा टॉप सॉइल है ना वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है कल्टीवेशन का। अगर किसी एरिया की टॉप सॉइल नहीं है तो फिर वहां पर कल्टीवेशन नहीं हो पाएगा। तो यार आओ अब स्टार्ट करते हैं अपना सॉइल की क्लासिफिकेशन। यार हमारा भारत ना बहुत बड़ा है, तो हम लोगों के पास अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, अलग अलग जगह पे सनलाइट अलग अलग तरीके से पड़ती है, अलग अलग जगह पे हम लोगों को अलग अलग टाइप के पत्थर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। इसी वजह से हम लोगों को पूरे थ्रू आउट द नेशन अलग अलग टाइप की सॉइल्स देखने को मिल जाती हैं। तो आओ यार स्टार्ट करते हैं। हम लोग टोटल 6 टाइप की सॉइल्स अपने पढ़ रहे होंगे, उसमें से जो शुरू के 3 सॉइल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए। तो यार देखते हैं कि हमारे इंडिया में कितने टाइप की सॉइल है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा इंडिया का मैप, और यहां पर हम लोग को ना 3-4 टाइप के, जो तुम लोग को साइड में अलग अलग कलर्स देखने को मिल रहे होंगे, वो क्या है? ये जो तुम्हारा ईस्टर्न और सदर्न इलाका रेड रेड से ऐसे रंगा हुआ है, वहां पर मिलती है हम लोग को रेड एंड येलो सॉइल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये मैप एग्जैक्टली तुम लोग को बनाने के लिए आ जाता है। तो यहां पर हम लोग को रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलती है, और जो हमारे पास बीच वाला पोर्शन है जो थोड़ा ग्रेइश कलर से, वहां पर हम लोग को देखने को मिलती है ब्लैक सॉइल। ऊपर जो तुम लोग को थोड़ा लाइट ग्रीन कलर से देखने को मिल रहा है ना, जो शेडेड नहीं है, बस ऐसे प्रॉपर कलर है, वहां पर हम लोग को देखने को मिलती है एलुवियल सॉइल। तो जो हमारे पास अच्छी वाली वैरायटी वाली सॉइल है ना, जहां पर ज्यादा से ज्यादा खेती होती है, तो तुम लोग देख रहे होगे हमारा यूपी का रीजन, पंजाब हरियाणा का रीजन उसी सॉइल से बना हुआ है, वहां पर ही सबसे ज्यादा खेती होती है ना। तो जो ऊपर एकदम डार्क ग्रीन से शेडेड है वो है हमारे फॉरेस्ट और माउंटेन का जो हम लोग का सॉइल रहता है। तो हिमालयन रीजन जो हमारा है वो उससे कवर्ड है। ठीक है, फिर हम लोग को एरिड और लेटराइट सॉइल भी देखने को मिलती है। ये जो येलो कलर का राजस्थान वाला इलाका है ना, वहां पर एरिड सॉइल देखने को मिलती है, और हम लोगों को कोस्ट पर लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है। अब यार ये मैप क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको देखकर हम लोग सॉइल के कुछ फीचर्स आराम से पता लगा सकते हैं। जैसे कि जो सॉइल राजस्थान में देखने को मिल रही है हम लोग को, जो हमारी एरिड सॉइल है, वो इतना तो मुझे पता है कि उसमें मॉइस्चर उतना नहीं होगा, वो थोड़ी सी सैंडी सॉइल होगी, उसका कलर भी थोड़ा येलोइश टाइप का होगा, रेडिश टाइप का होगा। ऐसे ही जो सॉइल यूपी, हरियाणा, पंजाब, इन सब रीजन में मुझे पता है वहां पर खेती ज्यादा होती है, तो मुझे पता है कि वहां पर थोड़ी सी क्लेई टाइप की सॉइल मिलेगी, वहां पर मॉइस्चर रिच हम लोग को सॉइल देखने को मिलेगी। तो अगर हम लोग को ये मैप दिमाग में याद हो जाए तो 2-4 फीचर्स तो हम लोग को सॉइल के ऐसे ही याद हो जाने। आगे वाले चैप्टर, इस चैप्टर के आगे पोर्शन में हम लोग देख रहे होंगे कि इन सॉइल के कौन कौन से फीचर्स हैं, इन सॉइल में खास बात क्या है, इनको अलग नाम क्यों दिया गया है। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन, पहले टाइप की सॉइल जो कि है एलुवियल सॉइल। यार ये काफी प्यारी सॉइल है, क्योंकि ये हम लोगों को ना जो नॉर्दर्न इलाका है वहां पर देखने को मिलती है, और बहुत सारे क्रॉप्स इससे आते हैं। क्यों आते हैं आओ देखो, इसके कुछ फीचर्स देखो। तो जो हमारी एलुवियल सॉइल है वो हमारे नॉर्दर्न इंडिया का जो भी पोर्शन है वहां पर देखने को मिलती है, और मेजर 3 रिवर्स, बिग रिवर्स से घिरी हुई रहती है, इसके आसपास बिग रिवर्स होती है। ठीक है, तो ये बिग रिवर्स ही सॉइल को फर्टाइल बनाती है, वहां पर फर्टिलिटी डिपॉजिट करती है, सॉइल फॉर्म करती है। तो वो बिग रिवर कौन सी है? बी से ब्रह्मपुत्र, आई से इंडस, जी से गंगा। तो ये तीनों रिवर्स मिलाकर हमारी जो डिपॉजिट करती हैं उससे फिर हमारी एलुवियल सॉइल बनती है। अब क्योंकि हमारी जो ये नदियां हैं वो लगातार बहती रह रही हैं, तो मिनरल्स और अच्छी अच्छी फर्टाइल सॉइल हम लोगों को यहाँ पर साइड साइड में इन रिवर्स के बैंक में देखने को मिल जाती है। और क्योंकि ये रिवर्स के डिपॉजिट से बनती है तो इनका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा क्लेई, सिल्ट और सैंडी जैसा होता है। तो इनके कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? सैंड, सिल्ट और क्ले।
इससे कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं? तो पैडी, शुगर केन, व्हीट, इससे उगाया जाता है। अब अगर तुम लोग मैप में दिमाग में बैठाकर देखो तो यार यूपी के रीजन में, पंजाब हरियाणा के रीजन में कौन कौन सी क्रॉप उगाई जाती है? यही सारे शुगर केन, पैडी, व्हीट। तो तुम लोगों को एग्जाम्पल याद करने के लिए मैप को अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। फिर इससे तुम्हें टेक्सचर भी याद हो जाएगा कि यहाँ पर जो हमारी नदियां बह रही हैं तो वो उससे थोड़ा मॉइस्चर इनके अंदर आ जाता है, इसी वजह से हमें सैंडी, थोड़ा सा सिल्ट और क्लेई सा टेक्सचर हम लोग को देखने को मिलता है। अब यार ये जो हमारी एलुवियल सॉइल है ना, ये दो टाइप की होती है। पहला खादर सॉइल और दूसरा भांगर सॉइल। अब जैसा भांगर नाम बता रहा है तो ये भंगार टाइप की सॉइल होती है हमारी, और जो खादर जैसा नाम बता रहा है खाद, फर्टाइल सॉइल होती है। इसका क्या सीन है? तो यार जो हमारी नदियां सॉइल को डिपॉजिट करती है ना, तो हर बार वो नए नए टाइप के, नए नए वेदरिंग करके छोटे छोटे पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स अपने बैंक्स में डिपॉजिट कर देती है। तो जो नदियों के जस्ट बगल वाली जो हमारा रीजन रहता है ना, वहां पर हम लोगों को खादर सॉइल देखने को मिलती है, मतलब न्यू एलुवियल सॉइल। ये अभी अभी डिपॉजिट हुई है, एकदम फाइन है, पार्टिकल है, मॉइस्चर रिच है इनमें और बहुत ज्यादा फर्टाइल रहती है। इनके पीछे, मतलब न्यू एलुवियल सॉइल के पीछे हम लोग को फिर भांगर सॉइल देखने को मिलती है। ये थोड़ी पुरानी हो चुकी है, ये बहुत पहले डिपॉजिट की थी नदियों ने, तो अभी इनमें उतना मॉइस्चर नहीं रह गया, अभी इनमें उतनी फर्टिलिटी नहीं रह गई, और इनमें कंकर नोड्यूल्स भी ज्यादा है, मतलब कंकर, छोटे मोटे पत्थर वत्थर भी इनमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। भांगर सॉइल हमारी क्या हो जाएगी? एक तरीके से ओल्ड एलुवियल, और खादर सॉइल न्यू एलुवियल। खादर सॉइल ज्यादा फर्टाइल है, भांगर सॉइल कम फर्टाइल है। सो ये हमारे दो कंपोनेंट्स हो गए। इस टाइप की सॉइल में हम लोगों को पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो ये सारे फीचर्स तुम्हें अपने दिमाग में बैठा के रखने। इनका, इस सॉइल का इस्तेमाल हैवी और इंटेंस कल्टीवेशन में यूज होता है, क्योंकि हमें पता है कि ज्यादातर क्रॉपिंग यूपी, हरियाणा, पंजाब के इलाकों में होती है। सो ये था पूरा हमारा एलुवियल सॉइल। अब अगर देखते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में, तो ब्लैक सॉइल अपनी काली होती है, तो ब्लैक सॉइल ब्लैक इन कलर होती है। इसे ना रेगर सॉइल भी कहा जाता है, तो कई बार एग्जाम में रेगर से पूछा जाए तो समझ लेना कि तुम्हें ब्लैक सॉइल की प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो ब्लैक सॉइल अपनी ब्लैक इन कलर होती है, इसको रेगर सॉइल के नाम से जाना जाता है। और ब्लैक सॉइल पर सबसे अच्छा, एकदम फर्स्ट क्लास उगने वाला प्लांट है हमारे पास कॉटन, इसी वजह से इसे कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, अब ये मिलती कहां पर है भैया? तो ये ना हमारे महाराष्ट्र के रीजन में देखने को मिल जाती है, और बेसिकली जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है ना, वहां पर हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है, वहां पर जो हमारी सॉइल्स हैं वो ब्लैक कलर से शेडेड थी, जैसा तुम लोग को मैप में दिख रहा था। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं यार। जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है ना, वो मैग्मा और लावा से बना है ना, तो ये वाली सॉइल भी हमारी मैग्मा और लावा के वेदरिंग से बनती है। इसी वजह से इनमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे मिनरल्स भी बहुत ज्यादा भर भर के होते हैं, क्योंकि मैग्मा और लावा में बहुत सारे मिनरल्स हमारे जमीन से नीचे से आते हैं ना, तो वेदरिंग के बाद में वो सारे सॉइल में मिल जाते हैं। और ये ना काफी फाइन पार्टिकल से बनी होती है, क्लेई होती है ये, और इसी वजह से इसमें मॉइस्चर भी बहुत ज्यादा रिटेन होता है। अब मॉइस्चर रिटेन है, क्लेई सॉइल है, तो इससे हम लोगों को इसका टेक्सचर पता चल गया, हम लोगों को पता चल गया कि इसमें मिनरल्स भी ज्यादा हैं, क्योंकि ये मैग्मा और लावा से मिलकर बना है। और रीजन भी हम लोग को पता है, जो डेक्कन प्लेट्यू वाला अपना रीजन है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, वहां पर हम लोगों को सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। तो ये था हमारा पूरा ब्लैक सॉइल का पोर्शन। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। अब आओ देखते हैं हमारा अनदर टाइप ऑफ सॉइल, जो कि है रेड एंड येलो सॉइल। अब यार ये ना हमारी क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स के ऊपर हमें वेदरिंग से देखने को मिलती है। डेक्कन प्लेट्यू का जो सदर्न और ईस्टर्न इलाका है, वहां पर मोस्टली हम लोग को ये सॉइल देखने को मिलती है, रेड एंड येलो सॉइल। तो इनका जो नॉर्मल कलर होता है ना, वो रेड होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें आयरन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। जो आयरन हमारा मिनरल है, उसकी जो हमारी क्वांटिटी है वो इसमें ज्यादा देखने को मिलती है। इसके साथ साथ में इसको येलो भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, जब ये गीली होती है, तो ये थोड़ी येलोइश कलर में आ जाती है। ये हम लोगों को छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। मैप में तुम लोगों को ये जो रेड कलर का शेडेड एरिया दिख रहा है,
वो रेड एंड येलो सॉइल का ही रीजन है। तो ये था हमारा रेड एंड येलो सॉइल। तो आओ यार अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सॉइल टाइप जो कि है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल यार, लेटराइट ये जो वर्ड है ना, ये हमारा लैटिन वर्ड लेटर से बना, जिसका मतलब होता है ब्रिक। तो पहले के टाइम पर इससे पत्थर वगैरह बनाए जाते थे इस सॉइल से। सो इसी वजह से इस वर्ड को भी वहीं से डिराइव किया गया जो कि है लेटराइट सॉइल। अब यार ये ना इंटेंस लीचिंग की वजह से फॉर्म होती है, हैवी रेन की वजह से। अब ये क्या होता है, तो देखो यार जब सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन में ना बहुत सारा बारिश होती है, तो उससे क्या होता है, जो हमारे सॉइल में जो मिनरल्स होते हैं ना, वो भी डिसॉल्व होकर ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। तो सॉइल के पास कुछ नहीं बचता है। इसी वजह से ये वाली जो सॉइल होती है ना, उसमें कल्टीवेशन उतने अच्छे से नहीं होती है। ये मोस्टली हम लोग को फॉरेस्ट रीजन में देखने को मिल जाती है। जो हमारा वेस्टर्न घाट है उड़ीसा और महाराष्ट्र का, वहां पर हम लोगों को ये सॉइल देखने को मिल जाती है, ठीक है, छोटे से रीजन में। अब क्योंकि इसके अंदर कोई खास प्रॉपर्टीज बच नहीं जाती है, सब पानी से नीचे चला जाता है, तो इसी वजह से यहाँ पर सॉइल इरोजन के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। साथ साथ में अगर हम लोग इनमें सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक लगाएं, एप्रोप्रिएट टेक्निक लगाकर हम लोग इसमें खेती भी कर सकते हैं। केरला, तमिलनाडु जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं, वहां पर कॉफी और टी की खेती भी इन्हीं के ऊपर होती है। बट हाँ, इनमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। हम लोग प्रॉपर एप्रोप्रिएट टेक्निक से कैश्यूज भी उगा सकते हैं। तो यार ये था अपना लेटराइट सॉइल। अब आओ यार देखते हैं अपना नेक्स्ट सॉइल टाइप, एरिड सॉइल। देखो ये जो हमारा राजस्थान का इलाका ना, वहां पर हम लोग को एरिड सॉइल देखने को मिल जाती है। तो जैसे राजस्थान को इमेजिन करो तो तुम्हें ऐसे सैंड वाली फीलिंग नहीं आती? पानी 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 पानी। तो वैसे ही हमारी जो एरिड सॉइल है ना, वो भी सैंडी नेचर की होती है, सैलीन नेचर की होती है। इसमें जो सोडियम कंटेंट है वो बहुत ज्यादा होता है। और पता है कुछ कुछ जगहों पर तो इतना ज्यादा होता है कि तुम अगर उसमें वाटर डाल के इवेपोरेट कर दो, उसका वाटर इवेपोरेट कर दो, तो तुम्हें कॉमन सॉल्ट देखने को मिलता है। अब जैसा हम लोग को पता चल रहा है, अगर हम लोग इमेजिन करें, तो राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और टेम्परेचर काफी हाई रहता है। इसी वजह से ये जो सॉइल है, ये हमारा मॉइस्चर और ये हमारा जो ह्यूमस है, जो नमी है, वो इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मॉइस्चर नहीं होता है, ह्यूमस नहीं होता है, इसी वजह से इसमें खेती अच्छे से की नहीं जा सकती। बट हाँ, प्रॉपर इरिगेशन और प्रॉपर एग्रीकल्चरल टेक्निक के साथ में हम लोग यहाँ पर कल्टीवेशन कर सकते हैं, जैसे राजस्थान में कुछ कुछ इलाकों में होता है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? हमारे राजस्थान के मोस्ट ऑफ द रीजन में, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने जितने भी सॉइल्स देखे हैं, सबके फीचर्स तुम लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पे शो हो रहे थे और मैं तुम लोगों को बता भी रहा था। ये फीचर्स पॉइंट वाइज तुम्हें याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, इसमें सारे पॉइंट्स हैं। ये सब तुम्हें याद होने चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे एग्जाम में आता है कि डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल, या फिर तुम्हें एरिड सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, किसी भी सॉइल का नाम पूछ दिया जाएगा और उसमें तुमको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा अपना एरिड सॉइल। इसके बाद आता है हमारा फॉरेस्ट सॉइल। तो देखो यार, ऐसे सॉइल जो फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं वो फॉरेस्ट सॉइल होते हैं। जो हमारा हिमालयन रीजन है, जो नदर्न हिस्सा है, जहां पर फॉरेस्ट हम लोग को ज्यादा देखने को मिलता है, वहां पर हमारे फॉरेस्ट सॉइल हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। सेवन सिस्टर साइड में और जम्मू कश्मीर के साइड में ये वाले सॉइल जो होते हैं वो मॉइस्चर रिटेन करके रखते हैं, फर्टाइल भी होते हैं रिलेटिवली, क्योंकि यहाँ पर हमारे पेड़ होते हैं और ये सॉइल इरोजन भी यहाँ पर कम होता है। अब यार ये जो सॉइल इरोजन बार बार सुन रहे हो, आखिर इसका मतलब क्या है? तो ये हम लोगों को अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है, जो कि है सॉइल इरोजन और उसके टाइप्स। फिर देखेंगे कि हम लोग सॉइल को इरोड होने से बचा कैसे सकते हैं। अब यार ये सॉइल इरोजन होता क्या है और इसका मतलब क्या है? तो देखो, द डीन्यूडेशन ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। मतलब जो हमारा सॉइल है ना, जिसमें अभी हम लोगों ने सॉइल प्रोफाइल में देखा था, जो टॉप लेयर है उसको हम लोग टॉप सॉइल बोलते हैं। तो जो हमारी जो टॉप सॉइल है ना, वो जो पूरी बह जाती है किसी भी तरीके से, पानी से, विंड से, किसी भी तरीके से, जब वो टॉप लेयर हट जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं सॉइल इरोजन। इससे क्या हो जाता है, जो हमारी सॉइल है वो बहुत ही लेस फर्टाइल हो जाती है, क्योंकि जो हमारा जो टॉप लेयर है ना सॉइल का, जो टॉप सॉइल है, उसी के अंदर सारी फर्टिलिटी होती है, उसी के अंदर सारा ह्यूमस होता है, जो हेल्प करता है हमारे क्रॉप्स को ग्रो करने में, प्लांट्स को ग्रो करने में।
तो ऐसी सॉइल जहां पर टॉप सॉइल नहीं रहेगी, टॉप लेयर नहीं रहेगी, तो क्या होगा, वो एक बैड लैंड होगा, वहां पर कल्टीवेशन नहीं हो पाएगी। अब ये होता कैसे है? तो देखो यार, ये दो तरीकों से मेनली हम लोगों को एनसीईआरटी में तुम्हारे दिया गया। पहला है गली और दूसरा है शीट। अब ये क्या है? तो देखो यार, हमारे पास ना इतने वैरायटी ऑफ सॉइल्स हैं, इतने वैरायटी ऑफ लैंड है, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी जो हमारे सॉइल है उस पर बारिश होती है, और क्योंकि हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन कर रखा है, हम लोगों ने ओवरग्रेजिंग कर रखी है, हम लोगों ने माइनिंग वगैरह कर रखी है, तो जो हमारा सॉइल है ना वो काफी कमजोर हो रखा है। तो पहले रहता था कि एक पेड़ है तो उसकी पेड़ की जड़ें बहुत दूर दूर तक जाती थी, तो वो सॉइल को जकड़ के रखती थी, सॉइल को एटमॉस्फेरिक गैसेस प्रोवाइड करवा देती थी। बट अब क्या हो गया, अब पेड़ नहीं है, पौधे नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ सॉइल है। तो बारिश के साथ साथ धीरे धीरे सॉइल ना एक दूसरे से अलग होने लग जाता है, क्योंकि उसको इकट्ठा करने के लिए कुछ नहीं है। तो जो हमारा हैवी रेनफॉल है वो कई बार क्या करता है, जो हमारी सॉइल है उसका एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, जब पानी डालो तुम कहीं तो वो चैनल के थ्रू बहता है ना, वैसे ही चैनल के थ्रू वो बहने लग जाता है पानी। तो कई बार जब हैवी रेनफॉल होता है तो जो वो चैनल है ना वो बड़ी बड़ी गली बन जाते हैं। गली जो तुम बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझमें, वही वाली गली, कि भाई एक गली बन गई, उसी से पानी और बहता जा रहा है, फिर वो गली और गहरी होती जा रही है। तो इसे ही हम लोग गली इरोजन कहते हैं। तुम्हारे एग्जाम में गली इरोजन आ सकता है कि बताओ क्या है, तो जब जो हमारा वाटर है वो ऐसे फ्लो करे कि छोटे छोटी गलीज बन जाए, तो उसे हम लोग गली इरोजन कहते हैं। इसके साथ साथ में एक और वे है जिससे सॉइल इरोजन होता है, वो है शीट इरोजन। जैसा नाम बता रहा है, इसमें कोई गली फॉर्म नहीं होती है, बल्कि जो हमारा सॉइल होता है उसका जो टॉप लेयर है, जो हमारा टॉप सॉइल है, वो हवा की वजह से, वो पानी की वजह से बह जाता है। हमारे पास सॉइल था, एक अच्छा पैच ऑफ लैंड था, उसमें बारिश हुई, ऊपर वाला जो लेयर था वो बह गया, तेज हवा चली, ऊपर वाला लेयर बह गया। ठीक है, अब हवा से भैया इरोजन होता है? हाँ होता है। जब तुम देखोगे, जब भी तुम्हारे यहाँ पे तूफान आता है तो, या फिर तेज हवा भी चलती है, तो तुम लोग देखते नहीं हो कि रोड वगैरह पे धूल उड़ने लग जाती है? तुमने उतना देखा ही कहाँ होगा यार, शहरों में अब मिट्टी बची का है। प्लेग्राउंड में जाओगे तब देखोगे बहुत जोर की तुम लोग को धूल उड़ने, तुम लोग देखते हो बहुत जोर की धूल उड़ रही है। तो ऐसा ही जब बड़े बड़े खेतों में होता है, इतनी तेज हवा चलती है तो जो टॉप लेयर है वो उड़ जाती है। इससे होता है हमारा शीट इरोजन। ये पानी से भी हो सकता है, हवा से भी हो सकता है। ठीक है, तो सॉइल इरोजन क्या होता है ये हम लोगों ने देखा कि जो टॉप लेयर है, जो टॉप सॉइल है, उसके हट जाने को हम लोग कहते हैं सॉइल इरोजन। और उसके दो टाइप हम लोगों ने देखे, गली इरोजन और शीट इरोजन। अब ये तो भैया दिक्कतें हो गई, हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, हम लोग सॉइल इरोजन से बच कैसे सकते हैं, हम लोग अपने लैंड को बचा कैसे सकते हैं। तो आओ उसके लिए हम लोग 5 पॉइंट देखते हैं। तो यार काफी हमारे पास ना वेज हैं जिससे हम लोग सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। पहला है कॉन्टूर प्लोइंग। कॉन्टूर प्लोइंग क्या होती है? तो जो हमारा लैंड है, ठीक है, काफी लैंड ऐसे होते हैं जो स्लोप में होते हैं। जैसे एक लैंड है वो थोड़ा ऐसे स्लोप में, तो अब वहां पे बारिश होगी तो हमारा जो टॉप सॉइल का, जो हमारा जो टॉप लेयर है सॉइल का, वो तो बह जाएगा ना बेचारा, क्योंकि स्लोप है तो पानी आएगा, टॉप लेयर को बहा के लेके चला जाएगा, गली इरोजन होगा, शीट इरोजन होगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग करते हैं कि अपने स्लोप में हम लोग ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऐसे चैनल्स बना देते हैं, परपेंडिकुलर चैनल्स, जिससे क्या होता है कि जब बारिश होगी सॉइल बहेगी पर वो उसी चैनल में आके रुक जाएगी। हम लोगों ने ना ऐसे बीच बीच में लाइंस खींच दी जिससे कि पानी सीधे फ्लो ना करे, बल्कि पानी थोड़ा सा रुक रुक के फ्लो करे, तो जो हमारी मिट्टी है वो भी थोड़ा थोड़ा रुक जाएगी। तो इसे हम लोग कॉन्टूर फ्लोइंग बोलते हैं। इसी का एक और फॉर्म है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर थोड़ी स्लोप थी तो हम लोगों ने छोटे छोटे चैनल बनाए। अब पहाड़ी इलाकों में भी जो हमारे स्लोप्स हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं, तो अब वहां पर तो और चांसेस है कि मिट्टी है वो बह जाएगी, टॉप लेयर बह जाएगा। तो वहां पर क्या किया जाता है, हमारी जो ऐसे नॉर्मल स्लोप थी ना, उसमें हम लोगों ने ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स बना दिए। उसे हम लोग कहते हैं स्टेप एंड लैडर सिस्टम, जिसे हम लोग टेरेस कल्टीवेशन कहते हैं। तुम्हें इसको सीढ़ी नुमा खेती भी कहा जाता है, ठीक है, कुछ कुछ जगहों पे। तो इसे हम लोग टेरेस कल्टीवेशन कहते हैं, जिसमें हम लोग एक प्रॉपर एक स्टेप्स बना देते हैं अपने जो सॉइल है उसमें, जिससे पानी जो है वो सीधे ना बह जाए बल्कि रुक रुक कर बहे, और जो उससे हमारी मिट्टी भी है वो भी रुक रुक कर जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं,
तीसरा पॉइंट देखो, हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे नॉर्मल क्रॉप्स है ना, उनके बीच बीच में हम लोग जो छोटी मोटी घास है उनको भी लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो हमारी घास है, जो हमारे जो सेकेंडरी क्रॉप्स जिसको तुम लोग कह सकते हो, जिसको पेस्टिसाइड से हम लोग हटा देते हैं, हम लोग वैसे टाइप की कुछ क्रॉप्स लगा सकते हैं, कुछ घास वगैरह रहने दे सकते हैं अपने जो हमारा लैंड है उसमें, जिससे क्या होगा कि हवा से कम मिट्टी बह नहीं जाएगी, उड़ नहीं जाएगी। बारिश होगी तो जो हमारे छोटे मोटे घास है वो भी पकड़ कर रखेंगे हमारी मिट्टी को। तो ऐसे घास वगैरह जो हमारे क्रॉप्स को नुकसान ना पहुंचाए, उनको भी हम लोग लगा सकते हैं। इससे लैंड डिग्रेडेशन कम होगा, सॉइल इरोजन कम होगा। इसके बाद आओ फोर्थ पॉइंट देखते हैं। जो हमारा विंड है ना, बहुत तेजी से बहता है, तो विंड को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, साइड साइड से दीवार खड़ी कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारा सॉइल है, जो हमारा लैंड है, उस पर तेजी से हवा ना पड़े। तो अब ये तो इकोनॉमिकल नहीं होगा कि हम लोग दीवार खड़ी कर दें। एक तरीका और है कि हम लोग साइड साइड में पेड़ लगा सकते हैं। लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ हम लोग साइड साइड में लगा देंगे, तो उससे हवा डायरेक्टली हमारे खेतों पर नहीं पड़ेगी। हमारे जो मिट्टी है, हमारी जो टॉप लेयर है, जो हमारी टॉप सॉइल है, उसको उड़ाकर नहीं ले जा पाएगी। तो उसे ही हम लोग कहते हैं शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स फॉर्म करने से हमारा जो विंड के वजह से जो हमारा शीट इरोजन है वो रुक जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा जो सॉइल है वो सेफ रहेगा। तो ये रहे अपने 4 पॉइंट्स जिससे हम लोग सॉइल इरोजन रोक सकते हैं। और क्या पॉइंट होगा भाई? 5वां पॉइंट, एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाओ। जितने ज्यादा पेड़ लगाओगे उतना ज्यादा हमारी जो मिट्टी है वो स्ट्रांग होगी, उसको एक होल्ड मिलेगा। और जितने कम पेड़ रहेंगे उतना ज्यादा हमारा सॉइल इरोजन और सॉइल डिग्रेडेशन होगा। तो इन 5 पॉइंट से हम लोग सॉइल इरोजन रोक सकते हैं, सॉइल डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन रोक सकते हैं। तो यार यही था हमारा प्रॉपर चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आओ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अरे पर इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे? पान पराग खा के नहीं, पान पराग गंदी चीज होती है, मत खाया कर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे जो तुम्हारे एग्जाम में भी आ चुके हैं और हर बार एग्जाम में आते रहते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो तुम्हारे एनसीईआरटी के नीचे जो एक्सरसाइजेस हैं उनमें कुछ एमसीक्यू है, उसको सॉल्व करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? लैंड डिग्रेडेशन पंजाब में क्यों हो रहा है? अभी जो हम लोगों ने देखा था ना, ओवर इरिगेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर माइनिंग, उसमें में से एक पंजाब आता है किसी में। तो इंटेंसिव कल्टीवेशन से, डिफॉरेस्टेशन से, ओवर इरिगेशन से, ओवर ग्रेजिंग से। तो मुझे तो आइडिया है कि जो ऊपर नॉर्दर्न इलाका है वहां पे एलुवियल सॉइल है, वहां पर इंटेंस एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होने की वजह से, बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से जो वहाँ के पंजाब के फार्मर हैं वो पूरा अच्छे से इरीगेट कर देते हैं वहाँ की जो सॉइल है, वहाँ की जो क्रॉप्स हैं उसे। तो उससे क्या हो जाता है, ओवर इरिगेशन होती है। ठीक है, तो हमने अभी जो देखा था ओवर इरिगेशन किन किन स्टेट्स में होती है, तो उसमें हमारा एक था पंजाब। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि है ओवर इरिगेशन। अब आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड? अब इसको समझाते हुए मैंने ना तुमको बताया था कि हमारा जो स्लोप्स होता है, जब वो स्लोप्स ज्यादा होता है, जो माउंटेन टाइप का इलाका होता है, वहां पर हम लोग टेरेस बना देते हैं, स्टेप्स बना देते हैं, जिससे कि जो पानी है वो तुरंत ऐसे सीधे ना बह जाए, थोड़ा रुक रुक कर बहे। अब अगर ये वाला क्राइटेरिया हम लोग देख रहे हैं तो ऐसे जगह पे टेरेस कल्टीवेशन होगी ना, कॉमन सेंस लगाओ, ऐसे जगह पे टेरेस कल्टीवेशन होगी जहां पर पहाड़ है। तो देखते हैं पहाड़ किस ऑप्शन में, पंजाब में नहीं यार, हरियाणा में, अरे नहीं भाई, एलविश भाई के यहाँ पर कहाँ होगे? प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश नहीं, स्पेशली देखो प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, वहां पे होगा नहीं। हमारा जो ऑप्शन है वो होगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। तो मतलब ऐसे स्टेट जहां पर स्लोप्स ज्यादा है, माउंटेन्स ज्यादा है, थोड़ा हिली रीजन है, वहां पर हम लोग को टेरेस कल्टीवेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे ट्रिक्स बनाया करो यार। ऐसे जब तुम ऐसे सोशल साइंस का प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगा ना, तो तुम्हें ऐसे 75 ट्रिक्स तुम्हें पता होंगी, जिससे तुम जब अपना आंसर शीट देखोगे ना बाद में, आंसर देने के बाद तुम्हें लगेगा यार वाह, मुझसे तो सारे क्वेश्चन बन गए। ठीक है, तो हमारा हो गया। अब आओ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, ये एमसीक्यू जो तुम्हारे एक्सरसाइजेस में एनसीईआरटी में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड? ब्लैक सॉइल या ब्लैक सॉइल,
इतना तो मुझे याद है कि डेक्कन प्लेटू के रीजन में होता है, और मुझे पता है कि हाँ, हम अपना जो महाराष्ट्र है वो डेक्कन प्लेटू के यहाँ पे आता है। ब्लैक सॉइल ना धूप पड़ने से काली हो गई, तो महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, तो क्या होगा? महाराष्ट्र इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। बाकी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड ये तीनों ही अपने जो मैप है उसमें बाहर है। डेक्कन प्लेटू वाले रीजन जो हमारा दिमाग में है जहां पर ब्लैक सॉइल होता है वहां से बाहर है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो यार ये तो हो गया। अब आओ और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा यार, इस चैप्टर से ना एक आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं कि भाई बताओ कि सॉइल के ये वाले फीचर्स हैं, तुमको फीचर्स दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताओ ये कौन सा सॉइल है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ट्राई करो। पहला जो फीचर्स तुम्हें दिया गया है वो है रेड टू ब्राउन इन कलर, मतलब जो सॉइल है वो रेड है या फिर ब्राउन है, रेड से ब्राउन के बीच में। सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलीन इन नेचर, और लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। सैलीन से कुछ याद आ रहा है? वेपराइज करके हम लोग कॉमन सॉल्ट बनाते हैं, कहां पे? राजस्थान वाले इलाके में, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एरिड सॉइल। ठीक है, ऐसे ही आओ दूसरे फीचर्स देखते हैं। इट डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पर ये डेवलप करता है। इट इज फाउंड इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो चलो ठीक है, लो रेनफॉल है, ओके। इट डेवलप्स a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks। अब ये वाली जो अपनी सॉइल है, इसमें अगर मैं तुम्हें फोर्थ फीचर भी बताऊं तो वो ये है कि ऑन हाइड्रेशन इट गिव्स अ पेल येलो कलर। जो हमारा कलर है, जो रंग बिरंगी हमारी गिरगिट वाली सॉइल है, वो यही है जो है रेड एंड येलो सॉइल। तो इसका आंसर हो जाएगा रेड एंड येलो सॉइल। इसके जो फीचर्स थे उसमें हम लोगों ने एग्जैक्टली यही 3 फीचर पढ़े थे। एक चौथा फीचर रह गया था जो कि येलो कलर है ऑन हाइड्रेशन, तो वो भी मैंने तुम लोग को बता दिया। तो हमारा आंसर होगा रेड एंड येलो सॉइल इसका। ठीक है, ग्रेट। अब आओ कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लिया जाए क्या? ठीक है, अब आओ देखते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन भांगर एंड खादर सॉइल। चलो इसको देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आ जाता है। तो भांगर और खादर, भांगर भंगार, खादर फर्टाइल, खाद, समझ रहे हो? तो भांगर क्या थी हमारी? भंगार थी, ओल्ड एलुवियल थी। तो पहला पॉइंट क्या होगा? इट इज अ ओल्ड एलुवियल सॉइल। खादर इट इज अ न्यू एलुवियल सॉइल। ठीक है, अभी नई नई डिपॉजिट हुए, इनमें फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है। इट हैज हायर कंसेंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स। कंकर नोड्यूल्स कहां पे? भंगार में ज्यादा होंगे, क्योंकि वो पीछे हैं, ओल्ड सॉइल है ना, तो इनका क्या हो जाता है? इनके अंदर कंकर नोड्यूल्स ज्यादा होते हैं। और वहीं हमारे यहाँ पर बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, खादर में बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं। थर्ड पॉइंट, जो हमारा भांगर सॉइल है ना वो ओल्ड है, इसी वजह से वो रिवर बैंक के बहुत एकदम पीछे हम लोगों को देखने को मिलता है। और जो हमारा खादर है वो हम लोगों को एक तरीके से फर्टाइल रीजन में देखने को मिलता है। जो हमारे भांगर सॉइल है उससे ज्यादा फर्टाइल हमारा होता है खादर सॉइल। ठीक है, तो ये 3 मेजर डिफरेंसेस थे भांगर और खादर सॉइल के बीच में। अब आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये वाला ना बहुत अतरंगी सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये डायरेक्टली तुम्हारे 5 पॉइंट जो तुमने पढ़े वही लिखना रहता है। तो लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, जो कि है मेंशन द ह्यूमन एक्टिविटीज व्हिच कंट्रीब्यूट टू लैंड डिग्रेडेशन। अभी अभी हम लोगों ने वही 5 पॉइंट देखे थे। पहला डिफॉरेस्टेशन, ओवर इरिगेशन, इसके बाद ओवर माइनिंग, ओवर ग्रेजिंग, यही सारे पॉइंट्स तुम लोग को देखने हैं। फिर आखिर में तुम लोग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स करके लिख सकते हो। वो जो हम लोगों ने लास्ट पॉइंट देखा था ना कि जो इंडस्ट्रीज के जो केमिकल्स और जो फाइन फाइन पार्टिकल्स जो इंडस्ट्रीज से निकलते हैं वो सब एक लेयर बना लेते हैं सॉइल के ऊपर, जिससे सॉइल डिग्रेड हो जाता है। तो 5 पॉइंट तुम लोग को ये लिख देने। ठीक है, तुम्हारे स्क्रीन पर प्रॉपर आंसर आ रहा है, उसको तुम लोग पॉज करके पढ़ सकते हो। हम लोगों ने डिटेल में अभी अभी जस्ट इसको पढ़ा था, तो फिर वापस इसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। तुम चाहो तो वीडियो को पीछे करके वापस देख सकते हो उस पोर्शन को। ऐसे ही दिक्कत थी तो उसके सॉल्यूशन पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ लैंड डिग्रेडेशन से कैसे बचा जा सकता है, जो सॉइल है उसको डिग्रेड होने से कैसे बचाया जा सकता है, या फिर सॉइल इरोजन को कैसे रोका जा सकता है। तो इन तीनों का तुम कुल मिला के एक ही जैसा आंसर दे सकते हो, जो कि है एफॉरेस्टेशन, कंटूर प्लोइंग, टेरेस कल्टीवेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग, वही जो छोटे छोटे क्रॉप्स हम लोग लगा रहे थे ना अपनी मेन क्रॉप के बीच में घास फूस, उसे स्ट्रिप क्रॉपिंग कहा जाता है। और आखिर में है शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है,
अभी हम लोगों ने इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस किया है। स्क्रीन पे आ रहा है, पॉज करके तुम लोग पढ़ सकते हो। तो यार इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यार ज्योग्राफी का पहला चैप्टर बहुत भारी चैप्टर था, इसको तुम लोगों ने एकदम अच्छे से समझ लिया है, सारे निमोनिक्स के साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लिए और हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे एनिमेशन के साथ समझ लिया है। तो यार मोहल्ले में लड्डू बंटवा दो कि तुम्हारा ये चैप्टर एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे अपने सेकेंड चैप्टर की ज्योग्राफी के, और पूरी प्लेलिस्ट तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सोशल साइंस की, तुम अच्छे से देख सकते हो। पढ़ ले अक्षय ऐप पर तुम लोग को सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, MCQs, टेस्ट भी दे पाओगे, सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, जाओ वहां से भी डाउनलोड कर लो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, कब करोगे 10th पास होने के बाद में? अभी करो, और जो लेटेस्ट वीडियोस आ रहे हैं उन्हें देखो। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है? तो जा पढ़ ले।